ये कंपनी हमने 2004 में चालू करी थी। 4 में मतलब ये हुआ था कि हाँ चाइना जाना है और एम्ब्रॉयडरी मशीन्स लाना है। पापा गए चाइना से मशीन लाए, ऐसे ऐसे करके बहुत लोगों को बेची, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। तो आपको लगता है सोशल मीडिया का आज की डेट में बहुत बड़ा रोल है बिजनेस को बढ़ाने में? यस, बहुत बड़ा रोल है। कोविड ने ये चीज प्रूव कर दी, एक कंपनी सोशल मीडिया पे नहीं है, इट कैन नॉट एक्वायर न्यू कस्टमर्स। बाबा टेक्सटाइल मशीनरी, इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है? तो हम लोग खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं। ओके, तो तो ये वहाँ से उनके नाम बाबा पे। वहाँ से आया है। तो थोड़ा सा ना मुझे समझना है, ये मेक इन इंडिया मशीन्स और जो चाइना से आने वाली मशीन्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? जैसे लार्ज स्केल मशीनरी कौन सी है और स्मॉल स्केल मशीनरी कौन सी है? ऑन एन एवरेज कितना इन्वेस्टमेंट लगता है लोगों का ताकि वो एक अपना सेटअप रेडी कर सके? अब जैसे एडजर्ट लूम्स एंड जकाज हो गई, अब इसमें तो आपको ज्यादा मशीनें लगानी ही पड़ेगी। एक एक बार में 6 मशीनें, ये सब तब जाके आपकी कॉस्टिंग ही कम आएगी। अगर किसी को अपना टेक्सटाइल से रिलेटेड काम स्टार्ट करना है, एटलीस्ट इन दी इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 to 8 lakhs दे कैन स्टार्ट विद इट। यस। की जो मशीनरी है वो लेह लद्दाख में, बिहार में भी जाती है। ठीक है, मुझे जानना है कि वो कौन सी मशीनरी है जो वहाँ तक जा रही हैं और कौन उसे यूज कर रहा है। लेह लद्दाख में एक है, ऐसे ऐसे कर करके हमारी बहुत जगह मशीनें लगी हुई ऑल ओवर इंडिया। लाइक वी आर ट्राइंग टू कवर एवरी स्टेट, बस हम लोग गुजरात डील नहीं करते हैं। हेलो केशव सर। हेलो, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशी। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है यहाँ के? आपने पहले ही बोल दिया। वापस ले लेते हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसी गलतियां होनी अच्छा। चाहिए पॉडकास्ट में, मजा आता है। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा आपकी कंपनी के बारे में जानते हैं जी। कि ये कहाँ से शुरू हुई और किसने स्टार्ट की? ये मेरे पापा हैं, मिस्टर मुरारी लाल परशुरामपुरिया, उन्होंने चालू करी थी ये कंपनी। ये कंपनी हमने 2004 में चालू करी थी। 2004 में मतलब ये हुआ था कि हाँ चाइना जाना है और एम्ब्रॉयडरी मशीन्स लाना है। ओके। सो बेसिकली क्या हुआ था कि एक रिलेटिव है हमारे, वो बोल रहे थे कि पापा को बोला, मुरारी तुझे तो बाहर जाना अच्छा लगता है, मुझे एम्ब्रॉयडरी मशीन चाहिए और तुझे बाहर घूमने का हमेशा से शौक था, चाइना जा एम्ब्रॉयडरी मशीन ले आ। और उसी समय गोवर्धन की परिक्रमा करके हम लोग पापा मम्मी आए थे कि कोई नया काम ढूंढना है। हाँ, गोवर्धन की परिक्रमा हम लोग के फैमिली में करते हैं। वी आर ओरिजिनली फ्रॉम, सो बेसिकली वी आर मारवाड़ीज। वी आर फ्रॉम लक्ष्मणगढ़, राजस्थान, but our great grandfather shifted to Bihar, सीतामढ़ी। अच्छा। So my father was born there, I was born there. तो फिर हम लोग शिफ्ट हुए थे दिल्ली। अब दिल्ली में कोई नया काम ढूंढना था, कंप्यूटर हार्डवेयर की ट्रेडिंग चल रही थी चाचू के साथ कंपनी में। लेकिन पापा को ये था कि अब मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, अब उनके भी 2 बच्चे हो गए, दिल्ली आ गए। एक बेडरूम के फ्लैट में थे हम लोग संत नगर में। तो बुराड़ी? नहीं, संत नगर जीके के पास जो है, ओह अच्छा, नेहरू प्लेस के पीछे ही। सो इट वाज लाइक वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस। ओके। कि नेहरू प्लेस में ही ऑफिस में वो हार्डवेयर ट्रेडिंग का ऑफिस था। और पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे संत नगर में फ्लैट था, बीच में एक पार्क था, तो वो पार्क से क्रॉस करके हर दिन ऑफिस जाते थे। अच्छा। पापा और चाचू। हाँ। तो अब पापा ने बोला यार कोई नया काम ढूंढना है, क्योंकि यही काम में तो मेरी फैमिली ग्रो नहीं कर पाएगी, एक फैमिली कोई ग्रो कर सकती है, या तो चाचू की या तो मेरी। सो बीइंग द एल्डर ब्रदर, दे टोटल आर 3 ब्रदर्स। माय ताऊजी इज लिविंग इन सूरत। अच्छा। हाँ, उनका अलग बिजनेस है। वो भी टेक्सटाइल में? नहीं, वो नॉन वोवन बैग सूरत सुन के ऐसा ही मैन्युफैक्चरिंग। लगता है ना? हाँ, वो नॉन वोवन बैग मैन्युफैक्चर करते हैं। He is one of the biggest suppliers in India right now for non-woven bag manufacturers. Very nice. So जब वो ढूंढ रहे थे काम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारे में ये है कि हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा तब करते हैं जब हम कोई मेजर डिसीजन या कहीं जूझ रहे होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब हमें मार्गदर्शन चाहिए होता है बेसिकली। उसके लिए गोवर्धन की परिक्रमा करी जाती है। लाइफ में पापा ने 3 ही बार करी है। One time was this, one time I don't remember actually, and one time was जब मेरे भैया के लिए रिश्ता देखा जा रहा था and कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर वो करके आए थे। और उसके बाद ही भाभी का, my brother got married। अब अगली मुझे लगता है आपकी बारी होगी। हाँ, मेरी अगली बारी है। ओके। हाँ, तो ये हुआ था, करके आए थे। पापा को बोला कि तुझे बाहर घूमना पसंद है, मेरे लिए चाइना से मशीन ले आ। पापा ने कहा ठीक है। पापा गए चाइना से मशीन लाए, ऐसे ऐसे करके बहुत लोगों को बेची, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस।
क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी किसी को समझ में नहीं आती थी। चाइनीज ऑल्सो डिडंट नो इंग्लिश। हाँ मशीनें तो आ रही है, यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, चल नहीं रही है, किसी के यहाँ चल रही है, किसी के यहाँ नहीं चल रही है, मशीनें उठानी भी पड़ रही हैं, उधार देना पड़ रहा है, अच्छा। चाइना और उस वाले फुल टाइम पर वो पेमेंट ले रहे हैं। हैंडमेड चीजों का भी ज्यादा ज्यादा था, पॉपुलैरिटी थी ना वहां उस पे टाइम। कारीगर भी थे ना मार्केट में, काफी हाँ बिल्कुल। कारीगर बहुत अवेलेबल थे मार्केट में। राइट। हाँ तो दिक्कतें होती नहीं थी, लेकिन वही कंप्यूटराइज पे धीरे धीरे तो ट्रेंड शिफ्ट हो ही रहा था कि करेक्ट। बेसिक एम्ब्रॉयडरी आप कंप्यूटर से कर लो, हम्म लोगोस वगैरह आप कंप्यूटर से बना लो, हम्म क्योंकि उसमें हाथ से बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों ओके के लिए। तो मशीनें आई, स्टार्टिंग में तो बहुत लॉस हुआ हमारा। तो फर्स्ट मशीन जो सेल हुई थी वो जनवरी में हुई थी। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज सिंस 2005 जनवरी। अच्छा। कंपनी 2004 में चालू हो गई थी, लेकिन ओके कोई मशीन सेल तब तक हुई नहीं थी। तो सो मशीन फर्स्ट से सेल वाज इन जनवरी जनवरी 2005। 2005। तो ओके उसके बाद से हमने कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट चालू करा कि हाँ अब कंपनी चालू हो हो गई गई है। है। हाँ तो एग्जीबिशंस वगैरह लगाए, सब कुछ करा धीरे धीरे। हम्म, स्टार्टिंग में तो मार्केट वाराणसी कोलकाता था, फैमिली रहती थी दिल्ली, हाँ तो पापा कभी घर में थे ही नहीं। ही वॉज ऑलवेज ट्रैवलिंग टू चाइना, बाइंग मशीन्स, सेलिंग इन इंडिया। अगर यहाँ पे सस्ते रेट में बेची तो अगले दिन वापस चाइना पहुंच गया डिस्काउंट कराने। ओ तो उस टाइम तो प्राइस का भी इतना नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, हाँ तो वो डिस्काउंट कराए जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं चाइना वाले वो यहाँ डिस्काउंट्स से। कर देते हैं इजीली। इजीली नहीं करते थे पापा, वहां पे सुबह से शाम बैठे रहते थे कि जब तक तुम डिस्काउंट नहीं करोगे मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। ओ माय गॉड। जी मतलब ये तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन वाली क्वालिटी है कि जी जी जी, कंसिस्टेंट रहे हैं हमेशा कि कंसिस्टेंट करना रहे है। हमेशा। तो हम लोग भी उनसे ही सीखे वो चीज। जब भी कुछ होता है चाइना पहुंच जाते हैं सप्लायर के पास कि बताओ भाई ऐसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ग्रेट ग्रेट। जी, फिर तो उसके यहाँ से बाद बिजनेस। तो फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते फिर दिल्ली भी मार्केट ओपन हुआ, वाराणसी ऑफिस बनाया, कलकत्ता ऑफिस बनाया, दिल्ली ऑफिस बनाया। दिल्ली में फिर प्राइवेट लिमिटेड करा कंपनी को, देन जयपुर एक्सपैंड करा। फिर भैया घुसे बिजनेस में, तो पापा के पास एक हैंड और आ गया। पापा ने प्रिंटिंग का काम चालू कर दिया, प्रिंटिंग मशीन्स का। अच्छा पहले सिर्फ एम्ब्रॉयडरी था हमारा। फैब्रिक प्रिंटिंग। हाँ, फैब्रिक प्रिंटिंग का काम हमने चालू कर दिया, ओके मशीन का ही, मशीनों का ही। सो आवर कंपनी इज बाबा टेक्सटाइल मशीनरी। वी डोंट डू जॉब वर्क्स, वी डोंट डू हाँ एनीथिंग, ऑफ वी कोर्स ओनली मतलब सेल मशीनरी मशीन्स। में ही कि जो फैब्रिक प्रिंटिंग की की मशीन्स मशीनें होती होती हैं है वो भी वो आई। बेचना हमने चालू करा। तो स्टार्टिंग में तो उसमें भी बहुत लॉस लगा, क्योंकि हम लोग एम्ब्रॉयडरी की तरह चल रहे थे, हाँ सर्विस भी उस लेवल पे देना, सब कुछ देना। अब जो जो पार्ट्स हमें पता ही नहीं था वारंटी में नहीं होते, उसकी चीजें की वारंटी दे रहे हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में तो ओह बहुत ही लॉस हुआ था। मतलब इसमें ऐसा भी रहता है कि जैसे यूजुअली अगर हम एक एसी भी लेते हैं तो एसी में भी होता है कि कुछ पार्ट्स की वारंटी होती है, कुछ वो जी, आपको बोलते हैं कि वारंटी में कवर नहीं नहीं होंगे। होंगे। तो आपकी मशीनरी में भी ऐसा ही जी, हो रहा है। मशीनरी में भी ऐसा होता है, कैपिटल गुड्स है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज हेड है, अब एप्सन हेड को बनाता है, एक i3200 प्रिंट हेड यूज होता है ओके मशीनों में। तो एप्सन ही उसको डेवलप करता है। अब एप्सन बोलता है मैं कोई वारंटी नहीं दे रहा इस हेड की, एंड और एप्सन आप इज अ लोगों ने दे जापानीज दी। कंपनी, राइट। हाँ और हमने दे दी थी, तो ओह हमें पूरा उसका ब्रांड, लॉसेस कस्टमर बेयर तो ले करने गया पड़े। हाँ मशीन, तो उसने तुरंत खरीद ली, हाँ तो उसका लॉस फिर हमें बेयर करना पड़ा था। ओके तो फिर धीरे धीरे करके ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, अब काफी स्टैब्लिश हो गए हम। फिर मैं घुसा बिजनेस में, तो मैंने देखा कि पहले तो 1 साल लग गया मेरे को ये ढूंढने में कि मैं करूँ क्या। ऐसा 1 year क्यों। I was just sitting in office, पापा is giving me this job, that job, अकाउंट्स मिला लो मेरा, अच्छा ये कर लो, मैं क्या बताऊँ, मैं क्या करोगे, खुद ढूंढो। ओह लाइक देयर वाज नो टॉट वे कि अच्छा इस यही तरीके से करना ग्रो है। करो, ऐसे हाँ करो। तो आई मेड माई प्लेस इन द बिजनेस कि मैं क्या संभाल सकता हूँ। क्या संभाला आपने। तो मैंने सबसे पहले एक्सपेंशन पे ध्यान दिया। ओके पहले मेरे को पापा ने लेजर कटिंग मशीन का काम दिया। अब लेजर पे क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है, यू कैन नॉट इम्पोर्ट इट, एंड इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स केम अप। सो मैंने तो सबसे पहले बोला कि हमारे पास जो मशीनें स्टॉक में है उनको बेचो, उसकी सर्विस तो हम देते रहेंगे, इंजीनियर्स तो हमने रखा ही, रिटेन कर रखा, उनको और स्किल्स सिखा दी कि आप ये सीख जाओ। एम्ब्रॉयडरी मशीन्स में भी उनको ले आए, लेकिन हमने उनको रिटेन रखा, तो सर्विस हम लोग कंटिन्यूसली दे रहे हैं राइट हमारे प्रोडक्ट्स की, जो हमने बंद भी कर दी है। बहुत सारी कंपनीज होती है कि ये तो बंद कर दिया, अब कुछ भी नहीं है। तो सर्विस हमने प्रोवाइड करी। अब लेजर मशीन मैंने सबसे पहले बोला बंद करो, इसका तो कोई मार्केट ही नहीं है, कोई खरीदने के लिए जब रेडी नहीं है। एंड इंडियन मशीन्स एंड चाइनीज मशीन्स में 50,000 का अंतर है, एंड पीपल आर फाइन विद द क्वालिटी ऑफ द इंडियन मशीन्स।
Okay. Like the laser tube and everything is coming from outside. They're just making a body. It's a very easy machine to make. मतलब बेसिकली असेंबल हो रही है यहाँ असेंबल पे। हो रही है यहाँ पे, बॉडी बन रही है यहाँ पे, एक कवर बनाना है और गाइड रेल्स वगैरह सब कुछ तो आ ही रहा है बाहर से, तो लोग यहीं पर असेंबल कर रहे हैं, तो कोई फायदा ही नहीं है करने का। एंड जो प्रिसिजन का थोड़ा फर्क पड़ रहा है, दे आर फाइन विद दैट, तो वो बंद कर सबसे पहले। फिर मैं क्या करूं, मैं ये तो 6 महीने इसमें लगा दिए मैंने अपने, अब मैं जो क्या सीखा करूं, वही चला गया। वही चला गया। मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन तो देना जरूरी है कि भाई जो जेन्युइन नहीं है नहीं है। अब फिर बात आ गई कि आपके इस पे फिर अब क्या करूं मैं, तो पापा ने बोला मेरा अकाउंट्स कर ले, इसमें मेरा बहुत माथा खराब होता है, तो मैं टैली बैठ के अकाउंट्स बना रहा हूँ 2-3 महीने तक। कभी ऐसी फीलिंग नहीं है कि मैं ओनर का बेटा हूँ, क्या करवा रहे हो मुझसे? आई ऑनेस्टली बोलूं तो आई, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है अभी। I don't know anything about the business. I don't know. I'm still learning. To this day, I'm still learning about the business. तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है, तो पहले तो मेरे को सीखना जरूरी है ना। करेक्ट। मैं जाके मशीनें बेचने लग जाऊं और मेरे को पता ही नहीं है मशीन के बारे में, तो क्या फायदा। बिल्कुल सही ऑफिस बात में है। मुझे कोई नहीं जानता, सब यही सोचेंगे कि ये तो ओनर सन नेपोटिज्म, ओनर सन आ गए, कोई मेरी बात भी नहीं सुनता था ऑफिस में। ऑब्वियसली क्योंकि अभी वो नॉलेज लेवल नहीं था नहीं था मेरे पास, कोई अथॉरिटी भी नहीं है कि मैं डांट सकूं या कुछ कर सकूं। मेरे को कुछ लग भी रहा है गलत हो रहा है तो मैं चुप रहता था, क्योंकि मैं कैसे अपने टीम मेंबर को बोल दूं कि आप ये गलत कर रहे हैं, जबकि वो इतने टाइम से बिजनेस में है। तो नया टीम मेंबर भी आ रहा है तो उसको मैं कैसे कुछ बोल दूं, जबकि मुझे ही कुछ नहीं पता कैसे काम करेगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने देखा कि क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा कहाँ मन लगता है। तो कॉलेज में आई वाज द फोटोग्राफी सोसाइटी प्रेसिडेंट, लेकिन उससे 1 साल पहले सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में मैं पूरा सोशल मीडिया संभाल रहा था सोसाइटी का। अच्छा। एंड मतलब फेस्ट की प्रमोशन करना, पेड एड्स रन करना, ये करना वो करना ऑन अ वेरी टाइट बजट, बिकॉज आई वाज इन महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IPO, so they didn't give us any budget for the fest. We had to raise it all by ourselves. तो 2-3 हजार के पेड प्रमोशन बजट पे कैसे आप रन करोगे, क्राउड को अट्रैक्ट करोगे, तो वो सब मतलब टाइट बजट में टाइट एड्स रन करना, रेलेवेंट एड्स रन करना, वो सब में लगा हुआ था मैं। तो जब मैं तो मैंने देखा यार सोशल मीडिया मेरा काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें थोड़ा घुस सकते हैं। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सोशल मीडिया एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। भैया ने यूट्यूब पेजेस वगैरह बना रखे थे, लेकिन वही है कि भैया तो प्रिंटिंग मशीन्स बेचने में लगे हुए थे। ही आल्सो लर्न द ट्रेड, वो तो प्रिंटिंग मशीन्स बेच रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वेबसाइट वगैरह बने हुए हैं लेकिन उस पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, किसी के पास टाइम ही नहीं है, कौन करेगा। It's not feasible for us to hire someone to develop these. Correct. So when I got into the business, तो मैंने उन सब पे डेवलपमेंट पे काम करी। प्रीमियर प्रो थोड़ा बहुत सीखा, यूट्यूब वीडियोस पे देख देख के वीडियोस एडिट कर करके अपलोड कर रहा था मशीनों की, कि दिस इज आवर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप हमारे पास कांटेक्ट करिए, मशीन खरीदिए। यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मेरे को समझ में नहीं आता था कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर इंडिया मार्ट पे बात आई, सब बोलते थे इंडिया मार्ट बकवास है, कोई फायदा नहीं है करने का। मैंने बोला ठीक है यार, मैं भी एक बार कोशिश कर लेता हूँ, मेरे को भी पता चल जाएगा बकवास है, कोशिश करने में क्या जा रहा है। एक्सपीरियंस तो होगा, एक्सपीरियंस तो होगा, पता तो चलेगा, मेरे को गलती होगी ठीक है होगी। लेकिन मैंने उस पे ये नोटिस करा कि इंडिया मार्ट पे लीड्स बहुत है, लेकिन उस पे वर्क करना कंटिन्यूअसली बहुत जरूरत है। अगर आप फॉलो अप करते रहोगे, उसको पहले 4 घंटे में आप कॉल कर रहे हो, तो कन्वर्जन रेट अचानक से आने लग गई। मैं ये नहीं कहूंगा बढ़ गई, क्योंकि कन्वर्जन रेट 1% ही है। इट्स कैपिटल गुड्स, यू कांट एक्सपेक्ट एनी मोर देन दैट। 100 लीड्स आ रही है, उसमें से एक ही कन्वर्ट होगी आपकी, बट दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि कैपिटल गुड्स में हम लोग डील कर रहे हैं, मेरा ऑर्डर वैल्यू ऑलरेडी बहुत हाई है। राइट। तो मैंने बोला कोई नहीं यार, एक ही मशीन कन्वर्ट होगी, होगी तो सही, कोई एक नया कस्टमर तो जुड़ेगा। अभी क्या है, रेफरेंस के थ्रू काम हो रहा है, हम लोग एक ही एरिया में अटक गए हैं, हम लोग उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कोई नया एरिया ओपन अप भी हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वर्क करा 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 1-2 महीने लगे, एक 2 डील्स कन्वर्ट हुई। मैंने नहीं करी, सेल्स पर्सन नहीं करी, लेकिन कन्वर्जन होना चालू हुआ, तो पता चला अच्छा ये भी बहुत अच्छा है, ये भी एक एस्पेक्ट है जिस पे काम हो सकता है। फिर मेरी ये हुआ कि अब तुम सेल्स में घुसो,
कि अब Okay. तुमको सीखना जरूरी है सेल्स। अब ये सोशल, अब कुछ करने लग गया तो पापा को भी इंटरेस्ट आ गया हाँ, कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बट ये जो हमारे पापा वाली जो जनरेशन है, ऐसा नहीं है कि जब हम लोग बोलते हैं वेबसाइट को ठीक करो या सोशल मीडिया पर आओ तो वो लोग ऐसा ऑब्जेक्ट करते हैं कि क्या जरूरत है, हम तो आज तक ऐसे ही करते आ रहे हैं। कभी ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं आया? थैंकफुली पापा ने कभी रेजिस्टेंस नहीं दिया मेरे को इस Okay. सब चीजों के लिए। उन्होंने बोला तेरे को करना होगा, तुम हम्म, करो, मैं वहां पे इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, खुली छूट है, हम्म, बजट अप्रूव करा लो जो चाहिए हम्म, और तुम करो, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा क्योंकि हम्म, मेरे पास टाइम नहीं है। okay. मतलब उनका ये था हमेशा, थैंकफुली, कि वो हमेशा नई चीजों की तरफ भागते थे कि क्या नया है टेक्नोलॉजी में, क्या नया है, कैसे हम और ग्रो कर सकते हैं बिजनेस को। लाइक ही इज नेवर रेजिस्टेंस टू चेंज। लाइक एक दो चीजें हैं, जैसे मेरा मन बहुत करता है नोएडा जाने का, ऑफिस खोलने का, कि वहां पे हमारे 3-4 फ्लोर में ऑफिस हो। पापा बोलते हैं नहीं, नेहरू प्लेस ही पसंद है मेरे को, बिकॉज इट्स नियर टू द हाउस। हाँ, लेकिन ये सब चीजों के लिए उन्होंने कभी मना नहीं करा कि ये नहीं होना चाहिए। ही इज ऑलवेज बीन सपोर्टिव। सो आपको लगता है सोशल मीडिया का आज की डेट में बहुत बड़ा रोल है बिजनेस को बढ़ाने में? यस, बहुत बड़ा रोल है, एक्सट्रीमली लेवल्स पे है। कोविड ने ये चीज प्रूव कर दी कि सोशल मीडिया, अगर एक कंपनी सोशल मीडिया पे नहीं है, इट कैन नॉट एक्वायर न्यू कस्टमर्स। अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे है, हमारे 26,000 फॉलोअर्स हैं। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि हमारे 26,000 फॉलोअर्स होंगे। फॉर मी इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। आई नो फॉर एन इन्फ्लुएंसर और ये सब के लिए तो ये स्टार्टर है, राइट, बट मेरे लिए जो मैं कैपिटल गुड्स बेच रहा हूँ, 26,000 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं क्या वीडियो डाल रहा हूँ देख रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। एक एक रील पे हमारे, एक हमने कोलैबोरेशंस में थोड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जो इंडस्ट्री में बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन में रील्स डाली, उस पे मिलियन व्यूज आ गए। तो उसके बाद मेरी आंखें खुली कि यार इंस्टाग्राम इज अ प्लेस वेयर वी नीड टू एडवर्टाइज, वी नीड टू बी एक्टिव। राइट, आज की डेट में मैक्सिमम ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे बिल्कुल। है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे है। यूट्यूब पे Correct. मेरे को ये पता चला कि लोग एक्चुअली मशीन वीडियोस रनिंग देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, उनको 20-25 समझने के मिनट लिए। बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि उनका उससे बिजनेस चलेगा। मेरे लिए तो ये कॉमन चीज है, मैं तो 2 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देख पाऊंगा बिल्कुल मशीन की रनिंग। बिल्कुल। लेकिन जो मेरे कस्टमर्स है वो 20-25 मिनट पूरी वीडियो देख रहे हैं समझने के लिए मशीन के बारे में। हाँ, तो वो वीडियोस डालना जरूरी है, तो वो वीडियोस हमने बनाना चालू करा, हम्म, हमने डालना चालू करा अपने वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे। उससे काफी लीड्स आने लग गई कि आपको यूट्यूब पे देखा था, वॉक इन कस्टमर्स आने लग गए हमारे पास ऑफिस अच्छा, में कि विच इज भैया वेरी हमें मशीन डिफिकल्ट इन चाहिए, कैपिटल गुड्स, ये बहुत या कम होता है। मशीन चाहिए। एक अभी मणिपुर से आए थे 3 दिन पहले, टू विजिट दिल्ली, है दिल्ली। अच्छा, कि मैंने आपका यूट्यूब पे देखा था, मैं तो वॉक इन करके आ गया। वाओ, वॉक इन कस्टमर, वेरी नाइस। मतलब फोन पे मशीनें बिक रही हैं। कि हाँ। ऋषिकेश से था कोई, बोलता है हाँ आपकी 2 साल पहले कहीं एग्जीबिशन में मशीन देखी थी, बाकी यूट्यूब वगैरह पे तो मैंने वीडियोस देख ली, मेरे को पता है मशीन के बारे में, अब बस मशीन का रेट मेरे से फाइनलाइज करो, कौन दिल्ली आएगा। अरे वाह, कस्टमर्स ये बोल रहे हैं। हाँ, छोटी मशीनों के लिए बोल रहे हैं, सिंगल हेड हो गया ये सब, ऑफ कोर्स। लेकिन बोल रहे हैं। तो मेरे को यही लगा कि एक शिफ्ट आ रहा है इंडस्ट्री में, पीपल आर लुकिंग टू ऑनलाइन सोर्सेज। अभी किसी को भी कुछ चाहिए होता है तो वो सीधा गूगल करता है नियरेस्ट सप्लायर ऑफ दिस, बेस्ट सप्लायर ऑफ दिस। राइट, एक शिफ्ट और आ रहा है इंडस्ट्री में एआई का, ये Correct. बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट आ रहा है। लोग चैट जीपीटी और जेमिनाई से पूछ रहे हैं हु इज द बेस्ट सप्लायर। चैट जीपीटी ज्यादा प्रेवलेंट है करेक्ट, इंडिया में, हाँ, क्लाउड और ये सब इतना इतना प्रेवलेंट नहीं है चल लोअर रहा है। लेवल्स में। राइट, जो एजुकेटेड मासेस हैं उसमें फिर भी थोड़ा प्रेवलेंट है, लेकिन चैट जीपीटी इज द मोस्ट प्रेवलेंट। एक्चुअली चैट जीपीटी ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज फर्स्ट ले मूवर ली, एडवांटेज एंड कैप्चर अभी कर बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे लोगों धीरे तक बढ़ रहे हैं, अभी लोगों में इतने नोटिस में नहीं आ रहे नहीं आए हैं। और चैट जीपीटी क्या है, स्टार्टिंग से है। तो लोग एक्चुअली, मेरे को कस्टमर्स ने दिखाया है कि भैया हमने चैट जीपीटी से पूछा बेस्ट सप्लायर फॉर दिस, आपका नाम लिया, हम पहुंच गए। अरे वाह, तो ये सब देख के मेरे को काफी अच्छा लगा कि हाँ यार, फर्क तो तो आपके है। लिए तो सोशल मीडिया नहीं, Social- एआई भी प्ले कर रहा है AI अच्छा भी play रोल। कर रहा है रोल अच्छा। एंड Nice. मैंने सोचा कि फिर कैसे ये आ रहा है, एआई कैसे बता रहा है, हाँ, क्योंकि गूगल पे तो और भी लोग हैं भाई, सिर्फ मैं तो हूँ नहीं। करेक्ट, तो उससे पता चला कि एआई मॉडल्स भी ट्रेन होते हैं। जो मैंने इतने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस अपने चैट जीपीटी से बनवाए हैं, हाँ, उसके वजह से ये फर्क आया। बहुत बहुत लेकिन डिफरेंस आया। आता है। हाँ, मैंने देखा कि यार कोई एक बंदा भी तो आके जुड़ा ना मेरे से, एक बंदा ही जुड़ गया, बहुत है मेरे लिए। करेक्ट।
तो दैट्स अ इसके वेरी थ्रू बिग और थिंग आई जुड़ेंगे। वुड से। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जो आज आपसे एक मशीनरी ले रहे हैं वो कल को सेकंड लेने भी आप ही के पास आएंगे, फिर वो किसी और एग्जैक्टली के पास नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे, पहला मतलब मेरे को पहले अप्रोच करेंगे। हो हाँ। सकता है किसी और से ले ले। देखिए बहुत होती हैं चीजें, किसी का बजट होता है, किसी का कुछ होता है। स्टार्टिंग में सब राइट। सोचते हैं कि नहीं नहीं बेस्ट मशीन लेनी है, हाँ। बाद में सोचते हैं नहीं यार इतना बजट मैं नहीं दे सकता, मेरे को सस्ती चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लेकिन वो हम ये देखते पहला हैं कि ट्रस्ट फैक्टर आप ही के पास मेरे पास ही आएगा। आता है हमेशा। अभी भी बिल्कुल। वो दूसरी मशीन, अगर एक कस्टमर थे मेरे दूसरी मशीन खरीद रहे थे, बोलते हैं भैया आप एक बार बता दो इस कंपनी के बारे में, आपका बजट नहीं है वरना आपकी ही मशीन लेता मैं। तो मैंने दैट इज बताया, अ ऑनेस्ट रिव्यू है, हाँ, तो अच्छी लेकिन बात फिर है। मैंने भी बताया अपनी तरफ हाँ। से कि भैया ठीक है ये कंपनी, आप मेरे अलावा आप इन सबको देख सकते हैं। हाँ। अब कोई एक बंदा आपको ट्रस्ट करके इतना पूछ रहा है, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि यार मैं ट्रस्टफुली उसको बताऊं कि क्या कंपनी बिल्कुल, अच्छी है क्या कि एक नहीं है। अच्छे बिजनेस ओनर की पहचान है। हाँ इट्स अ गुड थिंग। कि आपकी आपका घर चल रहा है ना, मेन बात ये है, आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं ले रहे हैं, राइट। ये आपका घर चला रही है मशीन। तो मैं कैसे आपको गलत रिकमेंडेशन दे सकता हूँ? या तो मैं ये बोल दूं भैया इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी, या अगर मैं दे रहा हूँ रिकमेंडेशन तो मैं सही दूं। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो आपके नाम जो है कंपनी का, बाबा टेक्सटाइल मशीनरी, इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है, वो जानना है मुझे। हाँ, तो हम लोग खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं। ओके। तो तो उस ये वहां से उनके नाम बाबा, पे। वहां से आया है अच्छा। कि बाबा टेक्सटाइल मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके हाँ। पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या? 2015 में बहुत बड़ा बूम आया था टेक्सटाइल मशीनरी का। ओके। एम्ब्रॉयडरी मशीन्स पानी की तरह बिक रही थी। अच्छा। In a year, we sold 1500 to 1600 machines that year, वाओ, 2015-16. दैट्स अ वेरी बिग नंबर। That's a huge number. एक कंटेनर एग्जैक्टली। में 2 मशीनें आती हैं। तो हम लोगों ने 750 कंटेनर चाइना से मंगाया, हर हफ्ते 7 कंटेनर माल आ रहा है। वाओ। मतलब बहुत बड़ा नंबर है। एंड उस समय हाँ। क्या हुआ कि सबसे बड़े मार्केट्स हो गए थे वेस्ट बंगाल ओके। एंड वाराणसी। तो वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा मार्केट बन गया था उस समय। अब वहां पे क्या है, लोगों को चाहिए था उधार। तो पापा ने बहुत सिंपल सी चीज करी, ऑलरेडी इंटरेस्ट ऐड कर दिया, रेट बढ़ा दिए मशीनों के। 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए के 1-1 लाख के 10 चेक बनाओ, मशीन ले जाओ। ओह नाइस। तो उससे काफी बूस्ट मिला लोकल इंडस्ट्री को। सब घर में मशीनें लगने लग गई, सब कमाने लग गए मशीनों करेक्ट। से, और टाइम भी मिल गया। टाइम भी मिल गया, और मशीनें बहुत बिकी हमारी। अब उस समय, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने स्टोरी भी आपको क्यों बताई कि उधार देने का, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला था कि ताकि लॉस ना हो कंपनी को एट द एंड ऑफ द डे, कि हम लोग अगर बैड डेट्स होंगे भी तो हम लोग उसको रिकवर ऑब्जॉर्ब कर सकते पाए। हैं। रिकवर हाँ। तो देखिए बैड डेट्स हो गए तो रिकवर तो हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऑब्जॉर्ब कर पाए, उतना हम लोग कमा चुके हो कि बैड डेट्स भी मेरे रिकवर हो, मतलब ऑब्जॉर्ब हो जाए। अब हम लोग रिकवरी में लगे हुए हैं उनके, कि बैड डेट्स भी मेरे रिकवर हो जाए, ओके। क्योंकि जो हमारा, क्योंकि कैपिटल गुड्स है एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट। तो वो सब प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन उस समय ये बात फैल गई कि जो बाबा हैं जो मार्केट, मतलब जो ये सब बाबा वगैरह हैं, उन सब ने अपना पैसा लगा रखा है हमारी कंपनी में, इसलिए बाबा टेक्सटाइल मशीनरी नाम आ गया। सीरियसली? और ये यस, कैसे फैला मार्केट में, मतलब क्योंकि हम लोग इतना उधार दे रहे थे मार्केट में कि इसके पास पैसा कहाँ से आ गया इतना, इसको तो किसी बाबा ने पैसा लगाया है। एंड वो माउथ प्रमोशन होता चला गया उसकी हाँ, वजह तो से। हमने सीधा बोला हाँ। कि भैया खाटू श्याम के भक्त हैं, वहां से बाबा आया है। बीच में लोग ये भी बोलते हैं कि इनका तो इतना बड़ा वेयरहाउस है, ये तो आपको रिफर्बिश करके मशीन दे रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स बात फैलाते हैं, मार्केट में बात फैलती है। अब लोगों को तो मशीनें बेचनी है, जो मार्केट लीडर है उसको कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हमने सीधा सीधा ऑफर दे दिया सबको, पहली बार, वंस इन अ लाइफ टाइम, आप आइए हमारे वेयरहाउस, एक मशीन आपको ठीक होते हुए दिख जाए तो आप पूरे वेयरहाउस उठा के फ्री में ले जाइए। हम लोग You literally did that? यूज मशीन्स में डील नहीं करते हैं हम लोग, दैट इज आवर सोल रूल। अगर हम लोग किसी की मशीन बिकवा भी रहे हैं तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग बताएं कस्टमर को कि ये मशीन यहाँ से यूज्ड है। अगर हम एग्जीबिशन में चली हुई मशीन बेच रहे हैं तो हम लोग बोल के बेचते हैं कि ये एग्जीबिशन में चली हुई मशीन है, आप लीजिए। तो हमारे जो डेमो में मशीन है, 3 साल से मेरे डेमो में है, मैं अभी तक बेची नहीं है उसको।
क्योंकि हम लोग यूज मशीन्स में डील नहीं करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ये हमारा सोल्ड रूल है कंपनी का, ओनली न्यू, नो यूज्ड। क्योंकि ब्रांड जो इंडस्ट्री है वो पूरी ट्रस्ट पे है। करेक्ट। मैं एक बार के लिए मशीन पे पूरा पेंट करा के उसको थिनर से साफ करा के नई की तरह दिखा के बेच सकता हूँ, लेकिन फिर मेरा ब्रांड में ट्रस्ट इरोड हो जाएगा लोगों का, तो ब्रांड वैल्यू ही खत्म हो जाती वो है इन चीज सब हम नहीं चीजों कर से। सकते। राइट। तो हम बहुत अबव बोर्ड रख के चलते हैं। अगर मेरी मशीन में पहले से पड़ा है स्टॉक, तो कस्टमर को पता है ये पहले की मशीन है, 1 साल से मेरे पास स्टॉक में पड़ी है और मैं उसको बेच रहा हूँ। हाँ, उसका वो अगर डिस्काउंट कुछ होता है तो वो देखिए करना पड़ता है, वो तो वे ऑफ बिजनेस है। और वो उसके बिना इंडिया में काम नहीं चल सकता, मुझे लगता है। नहीं चलता। हाँ, बिकॉज ये मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि बार्गेनिंग ना खून में है हम इंडियंस के। ओके, सो थोड़ा सा ना मुझे समझना है ये मेक इन इंडिया मशीन्स और जो चाइना से आने वाली मशीन्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? अब मेक इन इंडिया मशीन्स वही हो सकती हैं जिनकी टेक्नोलॉजी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। ओके। एट द एंड ऑफ द डे जिस मशीन की टेक्नोलॉजी ही इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वो कैसे इंडिया में बन जाएगी? अब जैसे हमारी टेक्सटाइल मशीनरीज है, ये आपका हो गया एम्ब्रॉयडरी मशीन्स, एयर जेट लूम्स एंड जकार्ड्स, आपके फिर टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन्स हो गई हैं। एक दो इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स आए हैं, लेकिन वो सब पार्ट्स तो आ रहे हैं बाहर से ही अभी भी। करेक्ट। वो सारी R&D बाहर ही हो रही है। मैं थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चालू हो गई है, वही असेंबलिंग एक तरीके से। तो वो या तो आप वो कर सकते हो, या आप अपनी मशीनें इंपोर्ट करा सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम चाइना। तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है, एक बार के लिए अभी जैसे BIS भी आया था मशीनों पे, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स पे BIS लगा दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके। कि अब आप मशीनें इंपोर्ट करने के लिए वो चाइना का जो भी कोई जहाँ के भी सप्लायर होंगे उनको एक BIS सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में। Okay. So it's like an import restriction, so that the local industry has time to develop and grow. अच्छा, It's a way of government. It's a way government of India helps domestic manufacturers and to boost domestic manufacturing. अब एम्ब्रॉयडरी मशीन्स पे लगा दिया, हमने सीधा बोला ठीक है आपने लगा दिया, लेकिन इंडिया में टेक्नोलॉजी कहाँ है? हमें लैंड चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें मशीनें चाहिए। इट्स अ होल प्रोजेक्ट ऑफ hundreds of crores. Where will we get the funds as private players? Correct. So उस चक्कर में उन्होंने भी वो फिर रोल बैक करा BIS को। Okay. वो BIS फिर अभी पिछले साल ही रोल बैक हुआ है, so that कि नहीं लगेगा ये BIS इम्प्लीमेंट नहीं होगा अभी, it's cancelled हमारी मशीनों पे। जितनी भी ये मशीनरीज हैं जैसे जो असेंबल इंडिया में हो रही हैं, ठीक है, और जो चाइना से ट्रेड हो रही हैं, क्या इनमें प्राइस डिफरेंसेस भी आते हैं? देखिए ऑनेस्टली मैं आपको इतना बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि हर एक की अपनी टेक्नोलॉजी होती है। एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का अभी तक कोई इंडिया मैन्युफैक्चरर आया नहीं है मार्केट में। अच्छा, ठीक है। जहाँ तक रही बात प्रिंटिंग मशीन्स की, तो एक दो प्लेयर्स आए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एट पार ही है प्राइसेस विद चाइनीज मशीन्स, वेरी सिमिलर टू देम। बिकॉज चाइना में जो प्रोडक्शन उन्होंने कॉस्ट गिराए हुए हैं, जो उनके प्रोडक्शन कॉस्ट इतने ज्यादा नेग्लिजिबल है, वहाँ पे गवर्नमेंट के इतने लोन्स, ग्रांट्स, सब्सिडीज हैं कि वो जिस प्राइस पॉइंट पे मशीन ऑफर कर देते हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरर्स के लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको वो टेक्नोलॉजी भी चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी भी चाहिए, एंड आई थिंक वो जिस क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो अभी इंडिया में करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया इज नॉट द हब फॉर टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग as agents, as suppliers of these machines, is enabling Make in India. We are enabling Make in India. We are not doing Make in India. I agree, but we are enabling Make in India. अब पहले जो एक्सपोर्ट वाले हैं वो मेजॉरिटी प्रोडक्ट अपना चाइना से बनवा के फॉरेन कंट्रीज को सप्लाई करा देते थे, ठीक है, या इंडिया मंगाया फैब्रिक, उसको स्टिच करा और फिर करा। अब जैसे जैसे हम लोग ने इतनी एम्ब्रॉयडरी मशीन्स बेची, हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी इनेबल कराई कि नहीं हम सपोर्ट देंगे आपको, आप लगाइए मशीन, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अब एक्सपोर्टर्स अब यहीं से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं दिल्ली में, इंडिया में, कि हाँ नहीं हम अपना माल यहीं से बना लेंगे। अगर
वो सेम क्वालिटी प्राइस पॉइंट हाँ मैच कर रहा है, हाँ तो वो बाहर क्यों जाएंगे? करेक्ट वो तो ऑब्वियसली इंडिया से ही बना लेंगे अपना। तो इंडिया में बनाना चालू कर दिया उन्होंने। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी व्हिच डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया टू इंडिया to sell to customers, and which is generating employment also. which is generating employment Correct. in hundreds and thousands and lakhs. It is. Right. That's a very good thing. So जब हम employment generation की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि अगर कोई भी आपसे मशीनरी परचेज कर रहा है तो किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कैसे वो क्या क्या वो बना सकते हैं ताकि थोड़ा सा लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़े उसे लेके। जी, तो देखिए, कोई भी मशीन परचेज करता है तो उसके आगे पीछे बहुत काम होते हैं। बंदा या तो अपने पैसे लगाता है, सबसे पहले फाइनेंस से चालू करते हैं, ठीक है। लेट्स ब्रेक इट ऑफ इनटू अ फ्यू पार्ट्स एंड डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले वो फाइनेंस पे बात आती है, राइट, कि कितने पैसे तक मैं मशीन ले सकता हूँ। तो उसके लिए वो बैंक के एम्प्लॉयज को एंगेज करता है, उसके लिए वो प्राइवेट प्लेयर्स को अप्रोच करता है, राइट, या वो खुद के पैसे लगाता है। करेक्ट। एक तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो NBFCs हैं वो लोग आजकल बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं मशीनों पे लोन अगेंस्ट मशीनरी। ओके। सो बहुत लोग ले रहे हैं, मतलब मशीनरी के एसेट पे ही आपको लोन मिल जाएगा, आपको और कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी वगैरह ये सब देने की जरूरत नहीं है। आपके मशीनरी के लोन पे ही आपको लोन मिल जाएगा। NBFCs लाइक हमारे सेक्टर में के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ठीक है। फिर अब जब आपने मशीन किससे लेनी है तो उसमें मेरी जैसी कंपनीज वर्क में आ जाती हैं, राइट, कि भाई किससे मशीन लेनी है। अगर मेरे से ले रहा है तो मेरे को फिर उसकी सर्विस भी देनी है, उसके लिए मैं इंजीनियर्स हायर कर रहा हूँ, राइट। फिर मेरे को उसको ऑफिस में स्टाफ भी चाहिए मैनेज करने के लिए, कि मेरी वो मशीन की कंप्लेंट्स आएंगी, डिलीवरी करना है, ये सब करना है। जैसे जैसे स्केल बढ़ता रहता है, टीम बढ़ती रहती है। अभी करेंटली वी हैव 135 मेंबर्स इन आवर टीम। नाइस। We are employing over 100 people in our company, so that is very big for us. हो सकता है बड़ी कंपनियों के लिए इतना ना हो, लेकिन for a trading concern, because at the end of the day we are a trading concern, right? अगर आपको फैंसी वर्ड यूज करना है तो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट। हमारी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स्ड है और हम लोग अपने ब्रांड में मंगा रहे हैं। But after all, in Indian language, we'll say that it's a trading company, right? So at the end of the day, we are traders. और एक ट्रेडिंग कंपनी 135 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, उनका घर चलवा रही है, जो बहुत बड़ी बात है मेरे को लगता है कहीं ना कहीं। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। You should be. कि और टाइम से सबको सैलरी देती है, सब कुछ होता है। तो वहां पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। अब जब मशीन जाएगी तो कहीं लगेगी भी, बिल्कुल। वहां पे ब्रोकर्स आ गए, मिडिलमैन आ गए, वहां पे फैक्ट्री ओनर्स आ गए जो बिल्डिंग ओनर्स हैं, या खुद की बिल्डिंग है तो कंस्ट्रक्शन कराना, ये सब कराना, लेबर का इन्वॉल्वमेंट। अभी कंस्ट्रक्शन तक की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मशीन अंदर गई, अब मशीन इंस्टॉलेशन वगैरह होके रेडी है। अब उसको चलाने के लिए ऑपरेटर्स चाहिए, हेल्पर्स चाहिए, गार्ड भी चाहिए एक नीचे, राइट। फैक्ट्री में कोई ऐसे ही ना घुस जाए चल के, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। फिर अब मशीन की बात करें अगर हम लोग, तो मशीन में आपको डिजाइनर भी चाहिए होता है, जो आपके डिजाइन क्या फीड मशीन में चलेगा वो एक बनाने वाला चाहिए, उसको भी कंप्यूटर चाहिए होता है। वहां से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। फिर आपको एक मास्टर चाहिए जो आपकी पूरी फैक्ट्री को संभालेगा। ऑपरेटर्स तो हो गए जो मशीन संभालेगा, मास्टर हो गया जो मशीन पूरी फैक्ट्री को एज अ होल संभालेगा, सुपरवाइजर हो गया एक तरीके से, कि वो आपका प्रोडक्शन मैच हो रहा है नहीं हो रहा, प्रोडक्शन गोल्स मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, डिजाइन सही बन रहा है नहीं बन रहा, कैसे डिजाइन बनेगा, ये सब मेक श्योर वो करता है। लेबर को पूरा मैनेज करना वो करता है। तो ऐसे करके इधर ग्रोथ हो रही है लोगों की। अब जब मशीन जा रही है तो उससे कपड़ा भी बना रही है, बिल्कुल। कपड़ा बना रही है तो वो भी कहीं बिक रहा है, तो जब वो कहीं बिक रहा है तो वहां से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो सिर्फ मशीन खरीदने से सिर्फ फैक्ट्री की ही एम्प्लॉयमेंट हो रही हो ऐसा नहीं है, वो पूरे सेक्टर को ही बढ़ावा दे रहा है। अगर मशीनें नहीं बिकेंगी, कनेक्ट हो रहे हैं एक्चुअली। स्टार्टिंग के फेजेस में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खोल रहे हैं, कपड़ा बना और उसके ऊपर कढ़ाई हो रही है या उसके ऊपर वैल्यू एडिशन हो रहा है, फिर उसके ऊपर स्टिचिंग होती है, फिर वो फिनिश होता है, फिर वो कस्टमर साइड पे जाता है रिटेल स्टोर पे, फिर वो बिकता है, कस्टमर उसको पहनता है शादियों वगैरह पे।
इट्स लाइक अ कंप्लीट इट्स इकोसिस्टम। लाइक अ कंप्लीट इकोसिस्टम। तो वो पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट होता है, सिर्फ एक जगह सपोर्ट नहीं होता। राइट तो राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होती है। हाँ, थोड़ा सा ना आपकी मशीन्स के बारे में समझते हैं जी कि कौन कौन सी मशीन्स आपके पास हैं और क्या होता है उनका, मतलब यूज क्या है उन मशीन्स का। जी। तो हमारी जो टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है हमारा, वो है कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स। ओके। उससे आप बने हुए फैब्रिक, जो फैब्रिक ऑलरेडी बन चुका है, मतलब धागे नहीं, फैब्रिक है, फैब्रिक प्लेन है आपका, उसके ऊपर आपको वैल्यू एडिशन का काम करना है। जैसे आपका बीड्स का काम हो गया, कढ़ाई का काम हो गया, आपके सीक्वेंस का काम हो गया, डोरी का हो गया, किरण डोरी लोग बोलते हैं, कोडिंग हो गया, ये सब का जो काम करने के लिए मशीनें यूज होती हैं। ओके। अब वो मशीनें जो हम लोग बेचते हैं वो ये वैल्यू एडिशन का काम कर देंगी, ठीक है। फिर हम लोग एक मशीनें और बेचते हैं डिजिटल प्रिंटिंग की। अच्छा। वो भी वैल्यू एडिशन करती हैं, फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करके दे देती हैं, राइट। फिर हमारी एक मशीनें आती हैं DTF प्रिंटर्स। ये क्या होता है? ये जैसे डिजिटल प्रिंटिंग जो हम लोग बात करें तो दो तरह की होती है, रिएक्टिव एंड सब्लिमेशन, राइट। तो वो दोनों तो हम बेचते ही हैं, लेकिन जो DTF प्रिंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्म के ऊपर प्रिंट होता है एंड थ्रू द मींस ऑफ हीट ट्रांसफर वो कपड़े या गारमेंट पे स्टिक हो जाता है। ओह नाइस। सो यू जस्ट हैव टू पुट लाइक अ फिल्म आपने ली, गारमेंट पे डाली, हीट प्रेस करा, 4 सेकंड में वो पूरा का पूरा इंक एज अ स्टिकर वो पूरा उस पे लग जाएगा गारमेंट पे। तो वो एक मशीन हम लोग बेचते हैं। और हम लोग बेचते हैं लूम्स एंड जकार्ड्स, जो कपड़ा बनाती है। अच्छा। उसकी भी मशीन हम बेचते हैं, लेकिन उसका मार्केट पॉकेट्स में है। इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं पर भी खड़ी कर सकते हो, बिकॉज उसके लिए रॉ मटेरियल भी सोर्स करना होता है, सब कुछ करना होता है। सो राइट नाउ वी आर ओनली सेलिंग दैट इन वेस्ट बंगाल एट द मोमेंट। ओके। एडजेट लूम्स एंड रैपियर लूम्स एंड जकार्ड्स। धीरे धीरे हम लोग एक्सपैंड करेंगे। तो कोई भी हमारा एक्सपेंशन भी होता है तो पहले हम लोग एक मार्केट पकड़ते हैं, उसमें अपने आप को परफेक्ट कर लेते हैं, मशीन भी परफेक्ट हो जाती है, समझ में आ जाता है सब कुछ। उसके बाद हम लोग उसको भी दूसरे मार्केट्स में लेके जाते हैं। एक साथ ही नहीं कि हाँ हाँ अवेलेबल है क्योंकि फिर आफ्टर सेल सर्विस भी तो देनी है ना मेरे को उसकी। राइट। अगर मैं सर्विस नहीं दूंगा, मशीन चलेगी नहीं, कस्टमर की मशीन ही नहीं चलेगी तो फायदा क्या है। और वो दोबारा कभी आएंगे भी नहीं। दोबारा कभी नहीं आएंगे। मैं एक महंगी गाड़ी खरीद लूँ 10 करोड़ की, उसका सर्विस सेंटर ही नहीं है 100 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो एक बार खराब हुई तो वो खराब ही रहेगी। बिल्कुल। ट्रक में लोड करा के मेरे को कहीं कहीं भिजवाना पड़ेगा, फायदा क्या 10 करोड़ की खरीद के गाड़ी। बिल्कुल। तो वही सेम कंसेप्ट हमारे भी आ जाता है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ मशीन्स है जो हम लोग बेचते हैं। अब इन सब में भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज काफी सारी रहती है। ओके, इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज पे भी आते हैं। पहले थोड़ा सा मैं समझना चाहती हूँ कि इनमें से लार्ज स्केल मशीनरी कौन सी है और स्मॉल स्केल मशीनरी कौन सी है, जो कि मतलब एक किस ऑन एन एवरेज कितना इन्वेस्टमेंट लगता है लोगों का ताकि वो एक अपना सेटअप रेडी कर सकें। अब जैसे एडजेट लूम्स एंड जकार्ड्स हो गई, अब इसमें तो आपको ज्यादा मशीनें लगानी ही पड़ेंगी। एक बार में 6 मशीनें, ये सब, तब जाके आपकी कॉस्टिंग ही कम आएगी, बिकॉज दीज आर मेड टू बी रन इन बल्क। आप उतना कम धागा खरीदोगे, उतना कम वाइंडिंग कराओगे तो सामने वाला भी आपको हाई प्राइसेस देगा ऑब्वियसली। कराने के। पूरा कपड़ा बन रहा है तो वो फिर बल्क में ही बनता है। बिल्कुल। तो वो तो लार्ज स्केल पे ही हो सकता है। कोई मेरे को बोलता भी है कि नहीं एक मशीन लेके ट्राई करना है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ भैया फायदा नहीं है आप एक मशीन लेके ट्राई करेंगे, कॉस्टिंग ज्यादा ही आएगी, आप माल बेच ही नहीं पाएंगे, फायदा क्या है। कम से कम 6 मशीन बैठाइए, तब जाके काम चलेगा। फिर आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में, मल्टी कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स। अब एम्ब्रॉयडरी मशीन्स में आप एक मशीन से भी कर सकते हैं, 10 मशीन से भी काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बस वैल्यू एडिशन हो रहा है। अगर आप किसी का जॉब वर्क भी कर लेंगे तो एक मशीन से भी आपका काम हो जाएगा मल्टी हेड में। एक्चुअली में लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सिंगल मशीन से चालू करा, अब 10 लगी हुई हैं, हर साल एक खरीदते हैं। नाइस। हर साल उन्होंने रूल बनाया हुआ है एक मशीन खरीदनी है, और वो कर करके अब 10 मशीनों पे पहुंच चुके हैं। मतलब अपना काम पहले बढ़ा रहे हैं और साथ साथ मशीनरी भी बढ़ा रहे हैं। Nice. तो ये काम एक कर सकते हैं। अब उसमें एक आती है सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स। ओके। तो सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स जो है वो बुटीक्स यूज कर रही हैं। हमारी होम बुटीक्स भी इस चक्कर में बहुत सारी खुल गई हैं आसपास। दिल्ली में, साउथ में, ऑल ओवर इंडिया। हाउसवाइफ्स आर सिटिंग इन देयर हाउसेस बाइंग दीज मशीन्स एंड रनिंग इट फ्रॉम देयर होम। और ऑन एन एवरेज उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी आती है इस मशीन इस मशीन के पीछे देखिए, अगर मैं पूरे उसकी बात करूं तो 7-8 लाख तक जाती है इन्वेस्टमेंट। मतलब पूरे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, सिर्फ मशीन की बात करूं तो मैं 5 to 6 लाख में उनका काम हो जाता है।
ओके. हाँ, तो अगर मैं तो उसके कारण वो लोग भी काफी ग्रो कर रहे हैं. हाउसवाइफ्स आर लाइक पुटिंग, आई हैव सीन मशीन्स being put in front of their bed, the space there, and they are running boutiques out of their homes. So they are that convenient to They are install. that convenient to install and operate. Oh, nice. आवाज भी नहीं आती है कि आसपास के लोगों को दिक्कत होगी. सिंगल हेड मशीन्स, मल्टी हेड मशीन्स में ये है कि हाँ, आपको आवाज ज्यादा नहीं आती है हमारे मल्टी हेड में भी. ऊपर नीचे मतलब एक कस्टमर थे मेरे, बोले थे भैया बिल्डिंग इतनी पुरानी थी, मुझे तो लगा मशीन ऊपर लगा दोगे तो मेरे को तो शिफ्ट ही करना पड़ जाएगा, लेकिन अभी 3 साल हो गए, पता भी नहीं चला मशीन ऊपर चल रही है. बार बार कंप्यूटर में देखना पड़ता है, सीसीटीवी में कि हाँ मशीन ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही है. पता ही नहीं चलता, इतनी नॉइजलेस होती है. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. क्या उनको स्पेस कम चाहिए होता है या उन्हें भी स्पेस ज्यादा चाहिए? स्पेस चाहिए होता है. देखिए जैसे अब मशीन की लिमिटेशन है ड्यू टू कंटेनर विड्थ एंड लेंथ. राइट. तो कंटेनर आता है 40 फीट का. तो 40 फीट से ऊपर मशीन नहीं आ सकती. ओके. ये बात हो जाती है. एंड 40 feet is a very good space. It's a very good space. तो 40 फीट लंबी मशीनें भी आती हैं हमारे पास, तो वो भी हम लोग सप्लाई करते हैं. वो ज्यादातर फैक्ट्री एरियाज में लगती हैं. जो सिंगल हेड मशीन्स है वो कहीं पर भी लग जाती हैं. वो कितनी बड़ी होती हैं अप्रॉक्सीमेटली? वो 2.5 बाय 1.5 मीटर के आसपास की होती है इंस्टॉलेशन के बाद. अब 2.5 बाय 1.5 मीटर तो कोई भी अपने घर में जगह निकाल लेगा. करेक्ट. उसके पास आसपास की जगह थोड़ी और चाहिए होती है. जैसे फैब्रिक रखने की जगह होनी चाहिए आपके पास, धागे रखने की जगह होनी चाहिए. फिर स्टिचिंग मशीन आपको जो बैठानी होगी उसके लिए आपको जगह चाहिए, क्योंकि बुटीक है तो सब कुछ इन-हाउस ही करना होगा. सामने वाले को स्टिचिंग भी खुद करनी होगी, एम्ब्रॉयडरी भी खुद ही करनी होगी. बिल्कुल. तो धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं. कितने लोग हैं मेरे से जो उन्होंने सिंगल हेड ली और अब मल्टी हेड ले रहे हैं 2 साल बाद. अच्छा लगता होगा ना? अच्छा लगता है मेरे को, जेन्युइनली अंदर से खुशी होती है कि यार दे आर ग्रोइंग. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. और डिजिटल प्रिंटिंग जो मशीन्स हैं आपकी, वो उसका क्या रहता है? अब मैं उसी पे आ रहा था. तो डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स जो हो गई, उसके लिए फैक्ट्री सेटअप चाहिए. अच्छा. उसके लिए प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप चाहिए. होम सेटअप से आप नहीं कर सकते हैं. ओके. हाँ, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको एयर कंडीशनिंग देनी होगी, 24 डिग्रीज मेंटेन करना होगा टेम्परेचर. उसके ऑपरेटर्स अलग हैं, डिजाइनर्स अलग हैं. इंक को आपको रखना होगा खरीद के. फिर फैब्रिक ये वो, मतलब काफी है. कंप्लीट प्रोफेशनल सेटअप ही है. आप होम सेटअप कर ही नहीं सकते हैं उसका. रिएक्टिव में, सब्लिमेशन में लोग कर लेते हैं होम सेटअप, लेकिन वही है कि घर में नहीं आप चला सकते. आपको फैक्ट्री एरिया में जाना ही पड़ेगा चलाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर 3 फेज कनेक्शन लग जाता है. 3 फेज कनेक्शन लगता है तो घरों में तो 3 फेज का तो होता ही नहीं है. फिर ट्रांसफॉर्मर भी आपको देखना होगा ना कि आपके घर के आसपास ट्रांसफॉर्मर क्या लगा है. वही नहीं लगा होगा. वो 20 कुछ होता है इनका, किलोवाट गीगावाट, आई डोंट रिमेम्बर द टर्म एक्चुअली क्या है. किलोवाट्स होते हैं, राइट. तो वो 20 किलोवाट से ऊपर का ट्रांसफॉर्मर ही नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह चलाने में क्या चाहिए, राइट. लेकिन ये तो कंप्लीट इंडस्ट्रियल सेटअप ही हो गया. रेजिडेंस में आ ही नहीं सकता. एम्ब्रॉयडरी मशीन्स फिर भी लग जाती हैं रेजिडेंस में, मैंने देखी हुई है. लोगों ने, हाँ, मल्टी हेड भी. दे आर जस्ट 3 किलोवाट्स. one machine max to max goes till 3 kilowatts. अच्छा. तो लोग कर लेते हैं, लेकिन वही है कि वो फिर जॉब वर्क पे ही रह जाते हैं. They cannot run a manufacturing concern out of it. Like किसी ने माल आपको दे दिया, आपने उसको कढ़ाई करके उसको दे दिया, उसका जो आपने रेट लिया. ऐसे कंसर्न्स बहुत हैं. ओके. काफी ज्यादा है मार्केट में. जो काम आपका कर देंगे उसके पैसे लेंगे आपसे, कि पर स्टिच इतना लेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे. तो ये चलता रहता है मार्केट में. फिर प्रिंटिंग में तो आपको प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेटअप चाहिए ही चाहिए. डीटीएफ प्रिंटर्स में ये है कि आपका छोटे स्पेस में भी काम हो जाएगा. अच्छा. डीटीएफ के लिए आपको ज्यादा बड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेकिन उसकी भी मशीनरी में क्या किलोवाट्स ज्यादा? हाँ, क्योंकि हीटर होता है उसमें एक डीटीएफ मशीन्स में, तो वो हीटर काफी किलोवाट लेता है. एंड उसको आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में नहीं खोलोगे तो लास्ट में आपको दिक्कत आ सकती है. बेटर रहता है कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में ही उसको खोलो. हाँ, ज्यादा स्पेस लेने की जरूरत नहीं है, छोटे स्पेस में वो 3 बाय 2 मीटर, 3 बाय 3 मीटर इतने एरिया में मशीन सेटअप होके रेडी हो जाती है. तो वो दिक्कत नहीं होती है. तो आप डीटीएफ प्रिंटर्स ये सब तो आप फिर भी हाउस एरियाज, रेजिडेंस एरियाज में खोल सकते हो. सो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को अपना टेक्सटाइल से रिलेटेड काम स्टार्ट करना है, तो at least in the investment of 7 to 8 lakhs they can start with it. Yes, 7 to 8 lakhs में वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना. अगर आप एम्ब्रॉयडरी की बात करें, अगर डीटीएफ की बात करें तो आपका 10 लाख तक नहीं,
7 से 8 लाख में भी हो जाएगा, वो थोड़ा उसको खींचातानी कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, लेकिन 7 to 8 lakhs में कोई भी अपना एक बंदा स्टार्टिंग कर सकता है। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हुडीज पे एम्ब्रॉयडरी करना चालू कर दिया है। इसका जो हाँ हुडीज पे रेडीमेड हुडीज वगैरह जो इंटरनेट पे इंस्टाग्राम पे इतने एड्स आते हैं, बिकते हैं, जैसे ब्लू ऑरेंज ये सब हो गए, बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए हैं अब। तो उनके पास हमारी मशीन नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट टू क्लैरिफाई, लेकिन ऐसे ब्रांड्स हो गए। तो वैसे ही हुडीज पे, रेडीमेड टी शर्ट्स पे कहीं से किसी ने टी शर्ट सोर्स कर ली, उसके ऊपर अपना पैटर्न एम्ब्रॉयडरी करके बेच रहे हैं मार्केट में। तो हमारे काफी कस्टमर्स हैं ऐसे जो कर रहे हैं काम ये, तो वो भी काफी बेनिफिशियल है इंडस्ट्री को। फिर लेकिन वही है कि इंडस्ट्री में मिस इन्फॉर्मेशन कहीं हद तक, अब जैसे प्रिंटिंग मशीन है, डीटीएफ प्रिंटर्स की हम लोग बात करें, तो एक हीट ट्रांसफर मशीन आती है, 14-15 हजार की होती है, मैनुअल हीट ट्रांसफर मशीन। आपने स्टिकर गारमेंट में रखा, हाँ, और प्रेस करा। अब लोग उसको एज अ प्रिंटिंग मशीन बेच रहे हैं कि वो टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन है। तो वो क्या है exactly? वो बस हीट प्रेस है, और उसमें एक रॉड लगी है जो हीट कर रही है। डीटीएफ में हेड लगे होते हैं, वो फिल्म के ऊपर प्रिंट करके स्टिकर को जनरेट कर रही है। दैट इज द एक्चुअल प्रिंटिंग मशीन। मेरे पास एक मेरा दोस्त आया, वो बोलता है यार मेरे को प्रिंटिंग का बिजनेस बैठाना है, और मैंने तो उसने बोला मैं तेरे पास ही आऊंगा ऑब्वियसली। मैंने कहा ठीक है भाई, बता किस चीज का। बोला डीटीएफ प्रिंटिंग का। मैंने बोला बढ़िया है, बैठा ले, काम तो अभी बहुत हाई पे है इसका, मैं तो तेरे को कस्टमर्स भी लाके दे दूंगा जो तेरा काम, जिससे तू काम कर लेगा। बोला ठीक है, कितना रेट? मैंने बोला कि जो भी रेट था उस समय 6-7 लाख का कुछ रेट था, इतना लगेगा। वो एक बार के लिए ऐसे शॉक में चला गया। मैंने बोला क्या हो गया, इतना शॉक में क्यों है? बोला यार मैंने तो यूट्यूब पे वीडियो देखी, 15-20 हजार में हो रहा है। 15-20 हजार की मशीन है, तू 6-7 लाख बोल रहा है मेरे को, मतलब क्या है? मैंने बोला मैं भी शॉक में चला गया, 15 हजार कहाँ से आ जाता है? मतलब 4 लाख बोलता तो मैं एक बार के लिए समझता कि अच्छा ठीक है इंफीरियर मशीन होगी, ये होगा वो होगा। 15 हजार बोल रहा है बंदा। मैंने बोला वीडियो दिखा, वीडियो दिखाई उसने। मैंने बोला भाई ये तो प्रेसिंग मशीन है, ये तो बस हीट प्रेस है, इसमें तो स्टिकर कहाँ से लाएगा? जो तेरे को हीट प्रेस करना है गारमेंट पे, वो कहाँ से आएगा? वो तो कोई ये बता ही नहीं रहा है। सप्लायर्स जो मार्केट में बैठे हैं, वो क्या करते हैं, हीट प्रेस मशीन तो बेच देते हैं, स्टिकर फिर बाद में बेचते रहते हैं और वो कस्टमर्स को। तो वो स्टिकर वो उसी से लेता रहता है कस्टमर, उसको नॉलेज है नहीं, वो तो हमेशा के लिए वही स्टक हो गए। फिर स्टक भी नहीं हुआ, लेकिन वो ये देखेगा कि मेरे को स्टिकर कौन देगा ऐसे एक एक पीस करके। वो रिटेल में फिर उसको स्टिकर बेचते रहते हैं, वहां से वो रिकरिंग इनकम लेते रहते हैं। एंड लोग उसको प्रिंटिंग मशीन समझ के यूज करते जा रहे हैं, समझ के अप्रोच तो वैसे ही कर रहे हैं ना। अब लोगों को तो वही लग रहा है कि ये प्रिंटिंग मशीन है। क्या क्वालिटी में भी डिफरेंस आ रहा है जब हम लोग प्रिंटिंग क्वालिटी की बात कर रहे हैं? प्रिंटिंग आ सकता है, वो अब पता नहीं मेरे को कि कैसे, कितना आएगा, क्या आएगा, क्योंकि मशीन में सेटिंग होती है। आप बेस्ट क्वालिटी भी बना सकते हो, आप वर्स्ट क्वालिटी भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपके पास प्रिंटिंग मशीन इन हाउस है तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी क्वालिटी बेस्ट है या एवरेज है या क्या है। वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, प्राइस पॉइंट के हिसाब से, कोई बुरी बात नहीं है अगर आप लो क्वालिटी भी बना रहे हो, बिकॉज नॉट एवरीवन इज रेडी टू बाय अ 500 rupee shirt or a 1,000 rupee shirt or a 2,000 rupee shirt. Correct. Right. Some people need a 100 rupee shirt as well. उनको अगर आप उसमें महंगा स्टिकर डाल दोगे तो वो तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल खरीद ही नहीं पाएंगे, प्राइस पॉइंट ही कहाँ भाग जाएगा। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग। आपका कस्टमर बेस कैसा है, आपको सारा काम उसके हिसाब से करना है। अब मेरा कस्टमर बेस मेरे पास आता है प्रीमियम माल के लिए, अब मैं उसको इंफीरियर माल बेचना चालू कर दूंगा तो मेरा कस्टमर बेस ही टूट जाएगा। मैंने अपना ब्रांड बनाया है क्वालिटी पे, अब मार्केट में है लोग, अब सपोज मेरी मशीन है 25 लाख की, किसी को चाहिए 20 लाख की, 20 लाख बेचने वाले भी लोग हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है। अब जिसका बजट नहीं है वो क्यों मेरे से लेगा मशीन? ऑब्वियसली। अब जिसका बजट है लेकिन वो मुझे ही प्रेफर करता है कि हाँ क्वालिटी माल मिलेगा, सर्विस अच्छी मिलेगी। See, it is all about priorities ना, उनके प्रायोरिटीज में क्या है। जी, वो किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज़ इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री कि आपके पास 100 रुपए वाला भी है, 1 लाख वाला भी है। बिल्कुल, आपके पास सारे तरह के हैं क्लाइंट्स। तो आप किस क्लाइंट को माल बेचते हो उसके ऊपर आप अपना पूरा सेटअप डिसाइड करोगे। करेक्ट, एट द एंड ऑफ द डे। बट जब हम लोग DTF
मशीन्स की बात कर रहे हैं और ये हीट मशीन्स की बात कर रहे हैं, तो इनमें क्वालिटी डिफरेंस तो चलो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी नहीं पता चल सकता कि क्या है डिफरेंस क्या नहीं है। मतलब क्वालिटी स्टिकर का है मेन, वो स्टिकर क्या बन रहा है, अच्छा। स्टिकर ही तो इंक है ना और वो पूरा, तो है ही वही नहीं प्रोडक्ट उसमें। है, वो है नहीं उसमें। हम्म, तो ऐसा कोई क्वालिटी का डिफरेंस है भी नहीं। आपका स्टिकर कितना अच्छा है सब उस पर डिपेंड करता है कि पेपर फिल्म क्वालिटी क्या है, उस पे इंक पर जो कितनी अच्छी उसमें है ही क्वालिटी नहीं की उसकी यूज करी, क्वालिटी का आप कैसे ही जज कैसे कर जज लोगे। करूंगा मैं? हाँ। तभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं जज नहीं कर सकता उसको, हाँ। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन लोग उसको एज अ टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन बोल के बेच रहे हैं। हाँ, ये बोले कि हीट प्रेस मशीन है, इससे आप अपना टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस चालू कर सकते हैं, एक लेकिन उसको स्टार्टअप कर प्रमोट सकते हैं। करना एज अ टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन मेरे को कहीं ना कहीं मिसलीडिंग लगता है। मिसलीडिंग है ये तो बहुत 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 अलग मिसलीडिंग चीजें है। हो गई ना, क्योंकि अब जिस मेरा तरीके दोस्त था से वो तो वो बच गया, बट सबको तो समझ में नहीं सबको आएगा समझ में ये। नहीं आएगा। नहीं, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज जिनको लगता था कि ये तो छोटी सी मशीन होती है जो जिसके थ्रू लोग प्रिंट करते हैं, लेकिन वैसे वो इंक कहाँ से आ मेमो रही है? करते हैं। अब हाँ। वो प्रोडक्ट जा रहा है आपका, इंक फिल्म ये वो तो कहीं है ही नहीं, मीडियम ही नहीं है, वो तो स्टिकर चिपकाना पड़ रहा है। आप बस हीट प्रेस मशीन ले रहे हैं उतने की, और वो स्टिकर फिर आपको बेच रहा है, स्टिकर बेच बेच के वो कमाता आई रहेगा। थिंक ये चीज बहुत काम आने वाली है लोगों के आज सुनने के बाद, बहुत सारे लोगों के दिमाग से पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। आई होप वो थोड़ा सा, हाँ। हर ओके। हर इंडस्ट्री में सेम है। मतलब एम्ब्रॉयडरी मशीन्स में भी कुछ कुछ है, हम्म। रिएक्टिव सब्लिमेशन में भी कुछ कुछ है, जेट लूम्स एंड जकार्ड्स में भी कुछ कुछ है। तो आपको क्या मतलब लगता है कि आपका आपके इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, जो आपको लगता है कि ये लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है? देखिए ऑनेस्टली बोलूँ तो हर दिन कोई नया मिसकंसेप्शन सुनने को मिलता है, जो हम ओके। लोग सोचते हैं, ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई ये भूल क्या रहा है इंसान सामने वाला, ओके। कि इससे हुआ क्या। हाँ। अब जैसे एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का, उसमें एक जम मोटर करके चीज होती है। एम्ब्रॉयडरी मशीन में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक जम सोलोनाइड और एक जम मोटर। ओके। ठीक है, इसका बस कुछ काम नहीं होता, इसका होता है स्टिच लेंथ कहाँ तक मशीन कर सकती है, वो इनेबल और डिसेबल करने का तरीका होता है। अगर जंप सोलोनाइड लगा है तो 12 mm तक के टाके अच्छे आएंगे आपके। ओके। स्पीड में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी कहीं फर्क नहीं है। ठीक है, मोटर जंप लग जाएगा तो वो क्या है, नीडल जंप सोलोनाइड होता है, ये नीडल बार हो गई। ठीक है, आपकी यहाँ पे जंप सोलोनाइड लगा हुआ है। जंप सोलोनाइड क्या है, उठा के रखेगा, स्प्रिंग लगी होती है उसमें, तो वो उठा के रख लेता है, पेंटोग्राफ उतने टाइम में मूव करता है और वो नीडल बार वापस गिर जाती है। तो वो 11-12 mm तक के डिस्टेंस को संभाल लेता है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें ही मोटर जंप लगा लीजिए आप, मोटर जंप लग जाएगा तो वो नीडल बार जब ऊपर जाएगी वो मोटर जंप उसको लॉक कर लेगा। ओके। तो अब लॉक कर लिया तो आप पेंटोग्राफ कितना ही हिला लो, वो जितने भी mm का टाका चाहिए आपको उतना बन हो जाएगा। हाँ। आपको 20 mm का टाका चाहिए, 22 mm का टाका चाहिए, बन जाएगा। हाँ, मतलब उसमें लिमिटेशन नहीं रह जाती। लिमिटेशन नहीं रह जाती। अब मार्केट में ये बात फैल गई कि इससे स्पीड बढ़ती है। इसका स्पीड से कोई स्पीड से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं जब कस्टमर्स के पास जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, भैया आप बताइए मेरे को मोटर जंप का फायदा क्या है? भैया प्रोडक्शन बढ़ जाती है। मैंने बोला भैया मोटर जंप ठीक है, फायदा आपने बता दिया, अब आप बताओ इसका फंक्शन क्या है? भैया प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है, मोटर लग गया, नीडल बार और तेज मूव करेगी ये वो। मैंने कहा अच्छा, तो ये यूज करा कि ये बिना यूज किए? नहीं, क्योंकि मार्केट में ये प्रेवलेंट इंफॉर्मेशन फैल चुकी है। अब जब मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मेरे को कोई बोल देगा कि नहीं नहीं लेदर मत लेना, लेदर से तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा पूरा, बहुत जलेगा बहुत जलेगा, कोई फायदा नहीं है, फैब्रिक ही लियो। पूरे इंडस्ट्री में बात फैल गई, फैब्रिक लेना फैब्रिक लेना, तो कोई लेदर क्यों लेगा? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अब वैसा ही सिमिलर ही कंसेप्ट है, मतलब हम लोग बहुत पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के साथ, बिकॉज इट वर्क्स ऑन अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू आवर्स। मतलब एक बार के लिए अगर मेरे को सर्विस सुपरवाइजर अगर मेरा नहीं है मेरे पास, और मेरे को कोई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का सर्विस सुपरवाइजर मिलेगा, मैं आंख बंद करके उसको हायर कर लूंगा। अच्छा, कि इतने पैरेलल्स हैं। हाँ, पैरेलल्स इतने हैं कि पार्ट्स भी बहुत हैं, सर्विस भी देनी होती है। बस ये कि हमारी ऑन साइट होती है, उनकी पीछे से, मतलब वो गाड़ी खुद आती है उनके पास, वहां जाके ठीक करनी नहीं होती। बस यही फर्क मैं यूजुअली देखता हूँ। उनके भी डीलर्स हैं,
मैन्युफैक्चरर्स के, हम भी डीलर्स ही हैं मैन्युफैक्चरर्स के एट द एंड ऑफ द डे। हाँ। तो मैं बताता रह जाता हूँ कि भैया ये बस टाके के लेंथ में हेल्प करेगा। बोलता है नहीं भैया कोई नहीं, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन आप अब मन में बात बैठ गई है तो बैठ गई है, आप मोटर जम के साथ ही मशीन दो। मैं भी कहता हूँ ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब कस्टमर बोल रहा है ऐसे तो मान रहा है मेरी बात, लेकिन वो बोल रहा है भैया दिमाग में बैठा हुआ है, अब नहीं आया तो फिर यही लगेगा कि जब मोटर लगा लेते तो शायद से प्रोडक्शन आ जाती, क्यों रिस्क लेना। जब 25 लाख की मशीन ले रहे हैं तो उसमें अगर 50,000 रुपए रेट बढ़ ही रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। सही बात है। उनका भी बोलना सही है, जायज है। लेकिन अब मशीनें आने लगी 1800 आरपीएम की और उसके अंदर जंप सोलोनाइड ही आ रहा है, वो आ ही नहीं रहा, मोटर जंप फिट ही नहीं हो पा रहा है। ओह गॉड। और लोग अब कैसा रिएक्शन अब मैं पूछता हूँ तो हंसने लग जाते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ रही है उनकी कि नहीं? मैं बोलता हूँ भैया आप बताइए 1800 आरपीएम के हेड में तो आया नहीं है, कॉम्पिटिटर्स ने निकाला ही है 1800 आरपीएम का हेड, उसमें नहीं है मोटर जंप। बोलता भैया इसमें तो नहीं है मोटर जंप, 1800 आरपीएम है फिर भी। अब बताइए, हंसने लग गए, क्या कर सकते हैं। पर ये तो पता है ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा और वो निकलेगा नहीं, वो निकलेगा नहीं, वो एक्सपीरियंस के साथ ही जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ ही जाएगा। तो मिसकंसेप्शंस, कोई बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बोलूं मैं तो वो तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत बड़े, जो पूरा बिजनेस का आपका सेल्स का तरीका ही इफेक्ट कर रहे हैं, कंपनी की वर्किंग ही इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो रह जाते हैं ऐसा नहीं है, यूजुअली 2-3 साल में अपने आप एजुकेट हो जाता है कस्टमर। लेकिन उससे क्या है, एज अ सप्लायर जो हम जेन्युइन सप्लायर्स हैं उनको दिक्कत होती है क्योंकि हम बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करते हैं। जो है जैसा है ऐसा है, आपको पसंद आता है तो लीजिए, नहीं पसंद आता मत लीजिए। लेकिन उसके कारण हमें दिक्कत आ जाती है, लगता है लोगों को कि हम ही बेवकूफ हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम माल चेपने में लगे हैं। इंडिया में सबको एक दूसरे के लिए लगता है थोड़ा कि माल चेपने में लगे हैं उनको, कि माल पड़ा होगा इसके पास विदाउट मोटर जंप का इसलिए ये बोल रहा है, या इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये दिक्कत आ जाती है। और ये मुझे लगता है हर बिजनेस फेस करता है। आप जब भी कभी किसी क्लाइंट को बोलोगे ना ये चीज ठीक नहीं है तो हिल से कि आपके पास वो है ही नहीं, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। सीधा आप इसलिए बोल रहे हो। Okay, so you're the biggest supplier of machines in North India right now. Textile machines, right? Embroidery machines. Biggest supplier of embroidery machines in North India right now. Okay. Yes. So ऐसे में जब चाइना के साथ रिलेशंस खराब होते हैं तो क्या कोई इफेक्ट आता है? क्या ये जो आपका एक पोजीशन है ये मेंटेन रह पाती है उस टाइम पर? हाँ। कैसे? कोई इफेक्ट नहीं आता है। सीरियसली? जी। मतलब जब हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं और वो रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो उस टाइम पर क्या प्राइसिंग में या सप्लाई में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है? नो, नथिंग। द ओनली थिंग व्हिच अफेक्ट्स प्राइसिंग इज डॉलर रेट्स। डॉलर रेट्स? हाँ, या रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी बढ़ रही है अगर, बस वो सब इफेक्ट करता है। जो प्रॉपर मार्केट डायनामिक्स हैं वही इफेक्ट करते हैं प्राइस को ऑफ द मशीन, रेस्ट डजंट इफेक्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम बायर्स हैं, वो सेलर्स हैं, हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, हम उनसे फिनिश्ड गुड्स नहीं ले रहे हैं। हो सकता है फिनिश्ड गुड्स एरिया में असर पड़ा हो, मुझे आइडिया नहीं है उसका। मैं कैपिटल गुड्स बेचता हूँ। राइट। कैपिटल गुड्स हो गए आपके इंडस्ट्रियल मशीनरी। इससे आप इनेबल कर रहे हैं लोगों को कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ, आपको एंड प्रोडक्ट चाइना से सोर्स नहीं करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, या किसी और कंट्री से। एंड प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है, तो उसके वजह से प्राइस पॉइंट भी कम हो जाता है, क्वालिटी और फोकस हो पाता है, सब कुछ आपके इम्प्रूवमेंट में ही है, बेटरमेंट ही हो रहा है आपका। बट एट द एंड जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टॉप बाइंग एनीथिंग फ्रॉम चाइना, आप उनकी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हो, तो क्या इस चीज का इफेक्ट आपके बिजनेस पर नहीं पड़ता कि आप लोग चाइना से ट्रेड करके यहाँ पर? ऑनेस्टली जो बिजनेसमैन है, जो प्रॉपर बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं और वही सक्सेसफुल भी है एक्चुअली। जो इमोशंस पे रन करता है बिजनेस को, वो कभी बिजनेस सक्सेसफुल हुआ नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। एक आधा कोई हो गया होगा तो हो गया होगा, लेकिन वैसे होता नहीं है, इम्पॉसिबल सही है थोड़ा, तो इमोशंस पे होता नहीं है। अब आप जापानीज मशीन्स देखेंगे, जहां मेरी 25 लाख की मशीन है, जापानीज एम्ब्रॉयडरी मशीन 1 करोड़ की है, उसका मेंटेनेंस भी वैसा ही है, 4 टाइम्स द कॉस्ट। अब कहाँ से इंडियन सप्लायर जिसको 100 रुपए की टी शर्ट बेचनी है, वो कहाँ से 1 करोड़ की मशीन लाके बैठा देगा? या तो वो सेकेंड हैंड मशीन लेगा। करेक्ट।
सेकेंड हैंड भी ले पर लेगा, वो भी कितनी कितनी सस्ती सस्ती हो होगी। जाएगी, उसकी हम्म, मेंटेनेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको तो हम्म, चाइनीज लेनी ही पड़ेगी ना। और चाइनीज टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हम्म, अभी चाइनीज 80-80 फुट की डोमेस्टिक मार्केट में अपने, उनके जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे 80-80 फुट 100-100 फीट की मशीनें उतार रहे हैं। इंडिया में तो रिस्ट्रिक्शन है कंटेनर की वजह से कि 40 फुट से ऊपर मशीनें नहीं आ सकती, मैक्स टू मैक्स 45 फुट। वरना अगर आप वो रिस्ट्रिक्शन हटा दो तो चाइना में तो 100-100 फीट की मशीनें बिक रही हैं। वो तो जहां तक प्रोडक्शन को ले गए, टेक्नोलॉजी को ले गए, जापान बना ही नहीं पाएगा। आप उसको बोलो मेरे को 40 फीट की मशीन चाहिए, मना कर देगा, हम नहीं बना रहे। अच्छा। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि वो पहले R&D सारी इनहाउस करते हैं, फिर मार्केट में उतारते हैं। चाइना हाँ, सारी मार्केट में R&D करता है, वो पहले ही मशीन मार्केट में बनाता है, भेज देते फिर हैं। अपने डोमेस्टिक मार्केट में उतारता है, फिर हम्म, दूसरी कंट्रीज भेजता है, फिर इंडिया आती है वो माल परफेक्ट होके हम्म, पूरा, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स। हम्म, लेकिन आप ये सोचो कि हम एंड प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। हम्म, अगर कोई भी बोल रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट मत लो, हम्म, कोई भी बोल रहा है A to Z, तो वो ये बोल रहा है एंड प्रोडक्ट मत खरीदो, मेड इन चाइना टॉयज मत खरीदो, मेड इन चाइना ये मत खरीदो। कोई मशीनरी आपको कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, वो डेवलप्ड कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री है। अगर हमें एक डेवलप्ड कंट्री से उनकी टेक्नोलॉजी खरीदने को मिल रही है तो वो चीज अच्छी ही है, ऑब्वियसली वो राइट। घटिया नहीं है, क्योंकि वो लोग उतना आगे पहुंच चुके हैं। अब हम लोग, अब ये मैं एक रिलेट करूंगा फैमिली बिजनेस वाले उससे। लोग बोलते हैं मेरे को अपना कुछ करना है, तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम वापस से जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तुम अपना साइड में कुछ खोल लो, मना ही नहीं है, ताकि एक सेंस ऑफ पर्पस, एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आपको मिलती है। लेकिन आप वापस से जीरो से ना चालू करके, आप 100 से चालू ना करके वापस से जीरो से 100 करोगे, जितनी स्ट्रगल आपके पुराने जनरेशन ने करी उतना ही आपको वापस से करना है। क्यों करना है? आप 100 से 1000 पे पहुंचो ना। आप जीरो से वापस 100 क्यों पहुंचना चाहते हो? करेक्ट। वो लोग तो फिर 100 से 1000 पहुंच जाएंगे, बाकी लोग थोड़ी रुक रहे हैं, आप ही अपने आप को रोक रहे हो ना। सही बात है। तो वही सेम पैरेलल इधर आ जाता है कि मशीन आपको मिल रही है, टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, कोई बंदा है जो R&D कर रहा है, उसके आप पैसे दे रहे हो बस उसे। वो भाई मशीन भी तो आपको उस लेवल की दे रहा है, ऐसा थोड़ी है कि आपको लूट रहा है या कुछ कर रहा है। हाँ देखो, चाइनीज प्रोडक्ट्स का एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत ही घटिया होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, जो ठीक है, एक बचपन में हमारा भी था, अरे टूट गया टॉय, टूट गया, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, पीछे देखते थे मेड इन चाइना ही होता था हाँ। और टूट जाता था। जब मैं एक्चुअली इंपोर्ट करने गया, मैं वहां पे गया, पापा भी तो करते ही थे, लेकिन फिर भी मेरे को लगता था कि क्या है यार, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। जब मैं वहां गया, मैंने देखा हर प्राइस पॉइंट का वहां पे प्रोडक्ट है, राइट। हर तरीके की हर तरीके का quality है। आप 1000 रुपए की चीज बोलोगे 100 रुपए में चाहिए, वो मना नहीं करेगा आपको, बोलेगा ओके। लेकिन वो उसमें कितना क्वालिटी गिरा देगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, करेक्ट। कि वो ट्रांजिट में ही टूट जाए, हाँ, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, वो लोग हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं, इतना तो पता वो चलता है प्रिपेयर्ड है, उन्हें। वो कभी आपको मना नहीं करेंगे। आप इंपोर्ट करने जाओगे कोई भी माल, आप बोलोगे मेरे को 100 रुपए में चाहिए, बोलेगा ओके। तो वहीं पर आपको एक कंपनी ढूंढनी होती है जो आपको मना कर दे कि नहीं, इससे नीचे मैं नहीं बेचूंगा। जो कि बहुत मुश्किल है चाइना में। नहीं, मुश्किल नहीं है, यही लोग समझ नहीं पाते हैं कि चाइना में लोग आपको इतना, वो मतलब आप डेफिनेटली वो आपको हाई से हाई क्वालिटी भी दे सकते हैं एंड लोअर से लोअर क्वालिटी भी दे सकते हैं, एंड दे विल नेवर से नो टू यू। दे विल नेवर से नो टू यू। चाइनीज का ये तो है, दे विल नेवर से नो टू यू बिकॉज दे वांट द कस्टमर। करेक्ट। अब कस्टमर को वो प्राइस पॉइंट चाहिए तो वो बना देंगे, लेकिन ज्यादातर एजेंट्स ही होते हैं या न्यू फैक्ट्रीज होती हैं जो ऐसा काम करती हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री लीडर्स हैं। जैसे हम लोग सिर्फ इंडस्ट्री लीडर्स के साथ काम करते हैं, तो एम्ब्रॉयडरी मशीन में जैसे युमई का माल हम लोग बेचते हैं इंडिया में, उसका भी ब्रांड होता है, हमारा भी ब्रांड साथ में होता है, दोनों का को ब्रांडेड मशीन आती है। तो वो उसके पास मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार वो तो 70 में बेच रहा है, तो मेरे को 90 में बेचना पड़ रहा है, मेरे को रेट गिराओ। वो गिराता है थोड़ा, मैं बोलता हूँ अभी भी मैच नहीं करा, गिराया। एक पॉइंट के बाद वो मना कर देता है कि नहीं होगा, केशव इससे नीचे जाऊंगा ना तो मेरे को क्वालिटी रिड्यूस करनी पड़ जाएगी, मैं क्वालिटी रिड्यूस करना नहीं चाहता, मेरा ब्रांड खराब होगा। तो जहां पे वो ओनर मेरे को वो बात बोल देता है ना, मैं समझ जाता हूँ इससे ट्रस्टेड कंपनी कोई है नहीं, कि यार क्वालिटी पे फोकस है बंदे का,
वैसी Right. बहुत है, आप इंडिया में ही ले लीजिए, किसी सप्लायर का माल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, किसी का एकदम घटिया मिलेगा, है बिल्कुल। सारे तरह के हैं लोग। तो वैसे ही चाइना में भी है, बस ये है कि इंडिया में एक वो रहता है कि नहीं नहीं मार्जिन ज्यादा कमाओ, मार्जिन ज्यादा कमाओ, वहां से वो सस्ती लाके यहाँ महंगी बेच रहे हैं, वो चलती नहीं है, बाद में नाम बदनाम होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इट्स कैपिटल गुड्स, इट्स इंडस्ट्रियल गुड्स, it's not consumer items that you're using day to day. Correct. You're enabling people to manufacture in India. So you cannot think of it as कि इंडिया चाइना के प्रॉब्लम्स की वजह से ये इफेक्ट आया कि नहीं आया, नहीं आया ऑनेस्टली। पर डॉलर्स का आपने बोला कि इम्पैक्ट आता है डॉलर प्राइस का, वो जी। कैसे आता है? आज आप मशीन खरीदने जा रहे हैं, आपने मेरे से मशीन खरीद रही है, 96 का आज डॉलर का रेट चल रहा है। एक महीने बाद आप आएंगे कि अच्छा अब मेरे को मशीन लेनी है, वो डॉलर रेट 100 रुपए का डॉलर रेट हो गया, $1 $100, तो वो मशीन का दाम तो बढ़ गया ना, $4 पर डॉलर। फिर फ्रेट भी आ जाता है इनटू अकाउंट, प्राइसेस जो उसके ड्यूटी भी कैलकुलेट change होती है, फ्रेट भी इंक्लूडेड होता है उसमें, क्योंकि CIF आता है हमारे पास माल, ड्यूटी CIF पे होती है, कंटेनर चाइना वाले बुक करते हैं, तो वो CIF पे करते हैं तो ड्यूटी उस पे भी लगती है। अब फ्रेट, अब ये जो ईरान का पूरा सिचुएशन चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो रहा है, अभी तक इफेक्ट नहीं आया था, अब इफेक्ट आने लग गया, अब कंटेनर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। 3-4 दिन में कुछ अराउंड कितना 2300 पे था, 3400 हो गया, $1100 कंटेनर का भाव बढ़ गया 3-4 दिन में। 3-4 दिन में। ओह, क्या कर सकते हैं, बढ़ गया तो इफेक्ट आता है, प्राइसेस पे भी इफेक्ट आएगा। मैं अपनी जेब से कैसे दे दूंगा, मैं अपने मार्जिन कम कर सकता हूँ ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो मेरा लेने वाला कस्टमर है उसको इतना भारी ना लगे। लेकिन मैं ये कैसे कर दूं, क्या कहते हैं, अपनी जेब से कैसे दे दूं, तो वो हम लोग कस्टमर से फिर लेते हैं। लेकिन हाँ ये हमारा है, आपने सपोज मेरे से 3 महीने पहले मशीन बुक कराई, क्योंकि हमारा जो लीड टाइम होता है वो 4 महीने का होता है। अगर न्यू मशीन आपको चाहिए अपने हिसाब से, जो स्टॉक की मशीनें होती हैं वो अलग होता है, वो मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है। कोई यूनिक मशीन चाहिए आपको, कुछ चाहिए, तो वो 3 से 4 महीने लगते हैं आने में, मशीन को रेडी करके वहां से मैन्युफैक्चर होके इंडिया आने में, मतलब मेरे यहाँ पे दरवाजे पे आ जाए। आपने जब बुक कराया मेरे से तब $90 का डॉलर चल रहा था, अभी क्योंकि 5% 3 महीने में बढ़ा है डॉलर, ठीक है, 90 से सीधा 96 पे जंप करा, बीच में तो 97 भी टच कर गया था, तो 96 पे टच करा, तो 5% आपका डॉलर का रेट बढ़ गया था। तो लेकिन मैंने आपसे जिस डील में फाइनल करा है उसी रेट में मैं आपको 4 महीने बाद मशीन दूंगा, क्योंकि आपने उस दिन मेरे को फाइनल कर दिया, टोकन दे दिया, तो वो जो लॉस है मैं बेयर करता हूँ, वो लॉस हम लोग को बेयर, क्योंकि तो फिर कौन पैसे देगा मैम, आप बताइए। आपने तो बुक कराया, उसमें आप बोलेंगे ठीक है फिर मशीन मत दो, टोकन वापस कर दो मेरा। पर इसमें तो हम लोग ऐसे भी बात करके चल सकते हैं ना कि अगर प्राइसेस में डिफरेंस आता है तो यू हैव टू बेयर दोस प्राइस। लेकिन फिर कोई करने के लिए रेडी नहीं होता ना जब इतने प्राइसेस बढ़ जाते हैं, एंड फिर वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। हमारी कंपनी की पॉलिसी हमें अलाउ नहीं करती है, तो हम लोग वो बेयर करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये किसी के लिए भी कि अपनी पॉलिसी मेंटेन रखने के लिए लॉसेस भी बेयर कर लेते हैं। फिर वो हमारा ये होता है ना मैम, फिर कि कभी अगर डॉलर का प्राइस थोड़ा सा गिरा, तो एक बार प्राइस लॉक हो गया, डॉलर का प्राइस गिरा, अब जो मैंने हाई में बुक करे, अगर बाय चांस कल $1 गिर गया, तो वो $1 का जो प्रॉफिट हुआ वो मेरे को हेल्प करेगा कवर करने में। अगर मेरा फ्रेट गिर गया, क्योंकि मशीन तो 3 महीने बाद आ रही है, तो उस समय अगर फ्रेट कम हो गया, बहुत रेयर केस में होती है। हाँ रेयर, यूजुअली बढ़ता ही है, जब देखो बढ़ता ही रहता है, कम तो कभी कभार ही होता है। जैसे अभी बीच में कम हुआ, लेकिन फिर वापस से ईरान का ये चालू हो गया, तो वापस से बढ़ रहा है प्राइस। जब 1-2 साल पहले ये कोविड में $8,000 पहुंच गया था कंटेनर का भाव, तो उस समय तो हम लोग का ही माथा खराब हो गया कि भाई कहाँ से, मतलब कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है, मशीनें इतनी महंगी हो गई। जिनको जरूरत है बस वही खरीद रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो नहीं खरीद रहे। हाँ इस्टेब्लिश्ड है, उनको एक और मशीन चाहिए ही चाहिए, वो लोग खरीद रहे थे, बस सब नहीं खरीद रहे थे। करेक्ट, तो इस हिसाब से डॉलर आपको इम्पैक्ट करता है। लेकिन फिर बेनिफिट ये हो जाता है कि स्टॉक की मशीनें जो हमारी आई हुई होती हैं, वो फिर हम लोग करंट प्राइसेस के हिसाब से ही बेचते हैं, मतलब ये फिर करंट प्राइसेस पे डील, हाँ दैट इज जस्टिफाइड, आई थिंक दैट इज वेरी जस्टिफाइड कि मैं करंट प्राइसेस पे आपसे डील कर रहा हूँ। अगर कल रेट गिरा तो मैं आप मेरे को स्टॉक का तो प्राइस दोगे नहीं कि नहीं आपका तो इतना महंगा आया हुआ था, चलो इतना महंगा मैं दे दूंगा।
आप तो ये बोलोगे ना कि करंट प्राइस में कम है, ऑब्वियसली तो आप आज का रेट लगाओगे ना मेरे को, हाँ। चाहे आपकी 1 साल पहले आई हो मशीन में, क्या कर सकता हूँ उसमें। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे ही हम लोग करंट प्राइसेस में ही डील करते हैं। जब आप मशीन ले रहे हो, अगर मेरी रास्ते में भी है, जिस दिन आपने डील बुक करी उस दिन का क्या रेट चल रहा है उस भाव पे हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं ईयर ऑन ईयर वो इक्वल हो जाता है, कहीं से प्रॉफिट कहीं से लॉस, वो ले दे के इक्वल बैठ जाते हैं हम लोग। तो उसमें क्या हम लोग अपनी कंपनी पॉलिसी फॉलो कर पाते हैं और कस्टमर का ट्रस्ट हमें बना रहता है। वरना अगर मैं हर कस्टमर से मांगने चला जाऊंगा तो फिर वो भी तो मांगने आएगा कि डॉलर का प्राइस गिरा है, सही बात है, पैसे दो मेरे। बिल्कुल। अब उतनी कैलकुलेशन बार बार कौन करेगा? कस्टमर को भी टेंशन है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, मुझे भी पीस ऑफ माइंड नहीं है। मेरा आधा टाइम तो कैलकुलेट करने में ही लग जाएगा, मैं कितने को लेना है और कितनों से देना है। सब देंगे भी नहीं, सब लेंगे भी नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो वो भी एक वो है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट डजंट मेक अ सेंस। तो हमारी कंपनी पॉलिसी उस पे बेस्ड है कि ये ले दे के इवन आउट हो जाता। नहीं भी होता है कोई साल इवन आउट, तो ठीक है यार, मार्केट में तो बने हुए हैं ना, मार्केट में तो बने हुए हैं ना, चल रहा है, माल बिक रहा है। राइट। लॉन्ग टर्म देखो, वी हैव दैट लग्जरी ऑफ सीइंग इट लॉन्ग टर्म। अभी कोई नया घुसेगा तो उसके पास वो लग्जरी नहीं होगी लॉन्ग टर्म देखने की। करेक्ट। ओके। सो आपने ना एक चीज मुझे बताई थी कि आपकी जो मशीनरी है वो लेह लद्दाख में, बिहार में भी जाती है। ठीक है, मुझे जानना है कि वो कौन सी मशीनरी है जो वहां तक जा रही है और कौन उसे यूज कर रहा है। तो लेह लद्दाख में एक है, वो एथनिक ड्रेसेस वगैरह कुछ बनाते हैं वहाँ पे, तो वो यूज कर रहे हैं। Okay. बिहार में जो है वो भागलपुर में है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। अच्छा। और अदर कंट्रीज को। अरे वाह। फिर मणिपुर में भी लगी हुई है मशीन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अरुणाचल साइड भी लगी हुई है, तो वो लोग एथनिक बनाते हैं वहाँ का। तो ऐसे ऐसे कर करके हमारी बहुत जगह मशीनें लगी हुई ऑल ओवर इंडिया। लाइक वी आर ट्राइंग टू कवर एवरी स्टेट इन इंडिया। कि बस हम लोग गुजरात डील नहीं करते हैं। क्यों? गुजरात ऑलरेडी सूरत है, वहाँ पे हर एक चीज का सप्लायर मिलेगा आपको। दैट इज द हब। उससे क्या compete करना। पर फिर वो जो हब है वो बाहर भी तो अपना आगे भेज ही रहे हैं। उनको टाइम नहीं है ना, हब क्यों है? करेक्ट, सही बात है। टाइम भी तो होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए करने की। एक लिमिटेड है आपके पास भी टीम। मैं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे को ऑल ओवर इंडिया से उतनी सेल्स मिलती है जितनी एक सूरत में अकेले मिल जाती है डीलर को। तो सूरत के डीलर्स अलग हैं, जो अलग कंपनी से जिससे हम खरीदते हैं वो अलग ही खरीद के बेचते हैं। तो मेरे पास कोई इंक्वायरी आती है सूरत की तो मैं उनको दे देता हूँ। अच्छा। उनके पास दिल्ली की आती है वो मुझे दे देते हैं। तो ये हमारा एक कॉमन रिलेशनशिप है। हाँ, दूसरे कंपनी वाले नहीं, लेकिन जिस कंपनी से हम दोनों ही माल खरीद रहे हैं उसका तो आपस में हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो कोई हाँ, इट्स अ गुड थिंग। कोलैबोरेशन चलता रहता है, उतना बेसिक चलता रहता है। कंपटीशन अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। ओके। सो अभी आपने बोला कि हम लोग जीरो से स्टार्ट ना करके जब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है 100 से 1000 पर लेकर जाएं, तो क्या इस अपॉर्चुनिटी का आप 1000 तक ले जाने का सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? मन तो वही है ऑनेस्टली बोलो तो। वर्क अभी जैसे हमने एक्सपैंड करा लुधियाना एंड हैदराबाद। हमने 2 जगह एक्सपैंड करा है। साउथ में एक बहुत हमारे लिए अनटैप्ड मार्केट है फॉर सिंगल हेड मशीन्स, सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स, क्योंकि वहाँ पे बुटीक्स बहुत सारे हैं। चालू हमने ही करा था वो मार्केट एक्चुअली में। अच्छा। पापा के पास अराउंड 6-7 इयर्स अगो काफी डीलर्स आए साउथ से। हाँ। कि हमें मशीन चाहिए, हमें मशीन चाहिए। पापा ने एक को बेचा, तो फिर पापा ने कहा मैं एक ही से काम करूंगा, मैं बाकियों का नहीं करूंगा। तो वो कहीं और से खरीद के बेचने लग गए। हाँ। पापा अभी भी रिग्रेट करते हैं कि एक ही को क्यों दिया। हाँ। चलिए छोड़िए, ठीक है। वो लॉयल्टी था कि भाई मैं भी लॉयल रहूंगा, मैं जैसे लॉयल हूँ अपनी कंपनी को कि मैं यूमई का ही माल बेच रहा हूँ एम्ब्रॉयडरी में, तो मेरे साथ भी लॉयल रहेगा बंदा। उन्होंने सोचा सिचुएशन के हिसाब से वो करेक्ट डिसीजन था। लेकिन वो फ्यूचर में बैकफायर भी करा थोड़ा, कि बाकी लोग फिर और ज्यादा हो गए, उस बंदे ने इतना ध्यान ही नहीं दिया। हाँ। डीलर ने। हाँ। और हम उसी के पीछे रह गए। राइट। तो चालू तो पापा नहीं कराया था पूरा साउथ का, लेकिन हाँ। फिर वही हम ही इंडस्ट्री से आउट हो गए थे कि पापा ने मना ही कर दिया। लॉसेस थोड़े बहुत हुए थे। हाँ। फिर पापा ने मना कर दिया कि ठीक है, मेरे को साउथ करना ही नहीं है। फिर मैं जब बिजनेस में आया तो मैंने देखा यार कि ये तो बहुत अनटैप्ड मार्केट है हमारा। जब हमने ही चालू कराया ये मार्केट, हमने ही करा, तो स्कोप तो बहुत है मार्केट में, क्यों नहीं कर सकते? करते हैं। तो मैं गया, ऑफिस खोला, वहां पे पहले रेंट पे जगह ली, एक फ्लैट लिया,
इंजीनियर दिल्ली से भेजा, वहीं रुकवाया उसको, मशीन एक हॉल में लगाई कि एक हॉल में मशीन लगी हुई है, 2 BHK फ्लैट था कि हॉल में मशीन लगी हुई है, कस्टमर आ रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन वही है कस्टमर को, अब सिंगल हेड का कस्टमर है, उसको आदत है क्रोमा ये सब जाने की, प्रॉपर शोरूम हो, सब कुछ हो, शॉप हो एक मेन रोड पे, मशीनरीज के लिए भी, मशीनरी के लिए भी वहाँ पे साउथ में यही ट्रेंड है ओह कि ऐसे फ्लैट, क्योंकि सिंगल हेड है ना मैम, बुटीक्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, अपने हाँ। हस्बैंड्स के साथ आ रही है, किसी घर में घुस के अंदर देखना अजीब हाँ, लगता है, उनको भी हाँ। ऑकवर्ड लगता है, तो वो बोलते हैं कि कोई शोरूम तो होना चाहिए ना जहाँ पे मैं आराम से बैठ के, तो फिर हमने धीरे धीरे 1 साल तो मेरी 3 मशीन बिकी, 4 मशीन बिकी बस हैदराबाद में, पूरे हम साल लोग में पूरे साल में हम लोग हायर करके बैठे हुए हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं हो रही कन्वर्जन्स, इंजीनियर भी बैठे हुए हैं, कुछ फिर? नहीं, फोकट का सब चल रहा है। फिर धीरे धीरे करते करते अब जाके ग्रोथ हुई है कि हाँ हर महीने मेरी 5 से 6 मशीनें हैदराबाद में बिक रही हैं, अभी उसको लेके जाना है और आगे, ये भी कम है, बहुत कम है, तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो रहा है। पहले तो ये हुआ जो हमारा डीलर है उसने काम बंद कर दिया तो कि बाबा की मशीन तो घटिया है, ये है वो है, भाग जाएंगे, तो 1-2 साल तो मेरे को ट्रस्ट बनाने में ही लगा कि नहीं नहीं हम लोग कहीं जाएंगे नहीं, दिल्ली वाले हैं लेकिन कहीं जाएंगे नहीं। हाँ, वो पहले की वजह से थोड़ा पहले सा की issue वजह से हुआ। थोड़ा सा रहा, हाँ। तो पहले तो 1-2 साल दिल्ली ट्रस्ट वालों बनाने पे में विश्वास नहीं करता कोई। बहुत बहुत कम करते हैं हमने अपनी लेकिन इमेज खराब कर thankfully रखी है। लेकिन थैंकफुली हमारी कंपनी के ब्रांड पे सब लोग ट्रस्ट करते हैं, सब लोग मुझे आके बोलते हैं कि नहीं आपने अपना ब्रांड बना लिया है सर, आपके ब्रांड पे मशीनें बिकेंगी, बस इसी को मेंटेन करते रहिए, बढ़ाते रहिए। ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग का वही फोकस चलता रहता है कि उसी को मेंटेन करें, उसी को बढ़ाएं। सो अब हैदराबाद में एक्सपेंशन प्लान एक्सपेंशन प्लान वो उसी को बढ़ा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे और लोगों को बेचना है, और ज्यादा कैसे लीड्स जनरेट कर सकता हूँ मैं, वहाँ पे मार्केटिंग एफर्ट्स डिफरेंट है क्योंकि साउथ बेस्ड है, नॉर्थ का मार्केट अलग है, साउथ का पूरा अलग है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। फिर लुधियाना हमने एक्सपैंड करा सिंगल हेड के लिए ताकि हम लोग पंजाब और ये सब में जो बुटीक्स हैं उनको भी टारगेट कर सके, बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा मार्केट है वहाँ पे, वो हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हमारा एक्सपेंशन प्लान है मुंबई, वी वांट टू गेट इनटू द महाराष्ट्र मार्केट, मुंबई बहुत बड़ा मार्केट है अपने में ही, वो क्रिएशन का मार्केट है पूरा, मुंबई को पूरा कंट्री फॉलो करता है, करेक्ट एब्सोल्युटली पूरी कंट्री मुंबई फॉलो करती है, तो उसमें भी हमारा जाने का मन है, लेकिन हमने एक बार के लिए ब्रेक ले लिया, हम लोग तो 1-2 साल पहले ही खोलने का सोच रहे थे मैं और मेरे बड़े भाई कि हाँ मुंबई तो ऑफिस खोलना है, एक थोड़ा वो फैक्टर, लेकिन फिर हमने ये देखा कि मैनेज भी तो करना है, फिर उसको सर्विस भी देंगे, एट द एंड ऑफ द डे मैं जिसको मशीन बेच रहा हूँ उसका उससे घर चल रहा है, ट्रू, अगर मैं किसी को ऐसी बेच तो दूंगा, बेचने में कुछ नहीं है, उसको मेंटेन करना, उसकी सर्विस देना सबसे दिक्कत होता है। मतलब लोग हैं आते हैं मेरे कस्टमर, मतलब जो बन रहे होते हैं उनको बोल बाल के सस्ती मशीन बेच के निकल जाते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते, वो कस्टमर ही 6 महीने बाद कॉल कर रहा होता है भैया गलती हो गई, ले लिया, वो फोन ही नहीं उठा रहा, आप मदद कर दो। अब हमारा भी कहीं ना कहीं हमें भी मना करना पड़ता है, भैया आपने हमसे जुड़े नहीं तो हम कैसे आपकी मदद कर दे, मेरे को भी तो अपनी बॉटम लाइन देखनी है ना, आई एम नॉट अ चैरिटी एट द एंड ऑफ द डे, आई एम अ बिजनेस, राइट, तो हम तो ये बोलते हैं यू आर डूइंग इट वेरी एथिकली, जितना एथिकली कर सकते हैं देखिए हम करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई कैन नॉट इफेक्ट माय बॉटम लाइन, करेक्ट, आई कैन नॉट, मैं चैरिटी नहीं हूँ, मैं यही सोचता हूँ दिमाग में, सामने वाले हर्ट हो रहा होता है तो मैं ये बोल देता हूँ अच्छा हिंट्स दे दिए, अच्छा भैया आप इधर उधर बात कर लीजिए, देख लीजिए अगर आपका कुछ हो जाता है, तो मैं इसमें डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता हूँ। करेक्ट, और वो ठीक भी है ना, क्योंकि आपके जो इंजीनियर्स हैं वो आपके मशीनरी के अकॉर्डिंग वो पूरे ट्रेंड हैं, बट वहां पर जाके कुछ बहुत अलग प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो मेरे पे ही नाम आएगा कि आपने गड़बड़ कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, एक तो हेल्प भी कर रहे हैं ऊपर से सुनना भी पड़ रहा है कि इस अच्छा हेल्प नहीं करते हैं, ब्रांड पे ही आता है, तो फिर इसलिए हम लोग थोड़ा, और इंजीनियर्स भी मेरे टीम मेंबर्स भी बोलते हैं ना भैया हम क्यों इसकी मशीन को सर्विस कर रहे हैं जब हमारी है ही नहीं, क्यों कर रहे हैं, राइट, पैसे भी मिल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम क्यों दूसरे ब्रांड की मशीन चालू करके दें, हमारे पास वो टेक्निकल नो हाउ है तो वो हमारी मशीनों के लिए रहना चाहिए ना, हमारे कस्टमर्स, वरना ऐसा तो हमारी मशीन कोई खरीदेगा ही नहीं, सब तो मार्केट की मशीन खरीद के हमारी हमसे चालू करवा लेंगे, तो हम इंजीनियर सर्विस बेस्ड कंपनी थोड़ी है, हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना एक, तो So can we know about your website link so that लोग आपके साथ directly connect कर सकें? वेबसाइट हमारे है www.babamachinery.com, एक .net है लेकिन वो इंडिया मार्ट वाली वेबसाइट है, .com पे काम चल रहा है अभी, मैं कर रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ,
तो थोड़ा टाइम लगता है मेरे को। बाकी हम लोग यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, एंड लिंक्डइन वगैरह हर जगह, मतलब एवरी सोशल मीडिया। भी बता दीजिए एक बार। बाबा टेक्सटाइल मशीनरी, लाइक यू जस्ट टाइप बाबा टेक्सटाइल मशीनरी, यू विल गेट इट एवरीवेयर। परफेक्ट, या परफेक्ट। थैंक यू सो मच, बहुत you so मजा आया आपसे बातें करके। मुझे भी बहुत अच्छा आपको लगा। कैसा लगा यहाँ आने के बाद? मेरा पहला पॉडकास्ट है यार, दिस इज जेन्युइनली माय फर्स्ट एंड इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, आई लव इट। सच में बहुत अच्छा था। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दोबारा जल्दी मिलेंगे। श्योर, एकदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी गेस्ट आप तक लाते रहें और इंडस्ट्री के और इनसाइट्स भी आप तक शेयर करें, तो हमारे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। हमारे दूसरे चैनल आरुशिविक क्लिप्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स आप वहां पर देख सकें।